जानते हो, जब भी हम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान सुनते हैं ना, तो दिमाग में अक्सर वो स्कूल की लैब आती है, वो परख नली। और वो अजीब सी गंध। हाँ बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही मुश्किल विषय है जो मतलब बस किताबों तक ही सीमित है। हाँ, ये काम धारणा है। हम इसे एक विषय की तरह देखते हैं, पर असल में ये हमारे आसपास की दुनिया का कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वो अदृश्य नियम हैं जो तय करते हैं कि पानी क्यों गीला है या लोहा क्यों जंग खाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब स्कूल की परिभाषाओं से थोड़ा आगे बढ़कर ये जानेंगे कि रसायन विज्ञान असल में है क्या, इसकी अलग अलग शाखाएं हमारे जीवन पर कैसे असर डालती हैं, और वो कौन से महान दिमाग थे जिन्होंने इस विज्ञान को आकार दिया। हमारा मिशन है एक तरह से रसायन विज्ञान के छिपे हुए कोड को क्रैक करना। और देखना कि ये हमारी रसोई से लेकर अस्पतालों तक हर जगह कैसे मौजूद है। चलिए, सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान आखिर है क्या? मैं अगर किसी से पूछूं तो वो शायद कहेंगे केमिकल्स की पढ़ाई, पर ये तो बहुत अधूरी बात लगती है। ये बहुत ही अधूरी बात है। हाँ। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं नोबेल पुरस्कार विजेता रोवाल्ड हॉफमन की एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा। उन्होंने कहा था, रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान है। बस इतना ही? हाँ, ये इसका सार है। हाँ। ये इस बात का अध्ययन है कि पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु कैसे एक दूसरे से जुड़कर अणु बनाते हैं, और फिर ये अणु कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं ताकि हमारे चारों ओर की हर चीज बन सके। तो ये सिर्फ केमिकल्स के बारे में नहीं है, बल्कि उन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में है जिनसे सब कुछ बना है। और इसी वजह से, जैसा आपने कहा, इसे अक्सर केंद्रीय विज्ञान या द सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। हाँ, ये मुझे हमेशा एक बहुत बड़ा दावा लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये दूसरे विज्ञानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण से ज्यादा ये एक पुल की तरह है। सोचिए, एक तरफ भौतिकी है जो हमें परमाणुओं के अंदर के नियम बताती है, दूसरी तरफ जीव विज्ञान है जो जीवन को समझने की कोशिश करता है। और रसायन विज्ञान इन दोनों के बीच में है। बिल्कुल। ये भौतिकी के नियमों का इस्तेमाल करके बताता है कि परमाणु मिलकर अणु क्यों बनाते हैं, और फिर ये समझाता है कि उन अणुओं के व्यवहार से पाचन, श्वसन जैसी जैविक प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं। ये असल में विज्ञानों का जंक्शन पॉइंट है। अच्छा, ठीक है। तो ये विज्ञान का मास्टर की जैसा है जो दूसरे दरवाजे खोलता है। अब जब हम रसायन विज्ञान की दुनिया में झांकते हैं तो कुछ शब्द बार बार सुनाई देते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सब सुनने में बड़े अकेडमिक लगते हैं। हाँ, जैसे केमिस्ट्री के अलग अलग डिब्बे हों। लगता है इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आपका शक बिल्कुल सही है। इसका खेती से सीधा लेना देना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में सिर्फ एक तत्व की कहानी है, कार्बन। सिर्फ कार्बन की? हाँ, ये कार्बन और उसके यौगिकों का विज्ञान है। और ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कार्बन इस ब्रह्मांड का शायद सबसे अनोखा तत्व है। एक तत्व इतना खास कैसे हो सकता है? उसके एक जादुई गुण की वजह से, जिसे श्रृंखलन या कैटनेशन कहते हैं। मतलब कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर बहुत लंबी, मजबूत और जटिल चेन बना सकते हैं, सीधी, शाखित या फिर छल्ले की तरह। जैसे लेगो ब्लॉक्स हों। प्रकृति का सबसे बेहतरीन लेगो ब्लॉक। इसी एक गुण की वजह से लाखों तरह के कार्बनिक यौगिक मौजूद हैं जो जीवन का आधार हैं। आपका डीएनए, प्रोटीन, विटामिन, ये सब कार्बन की लंबी चेनों से ही बने हैं। और सिर्फ जीवन ही नहीं, प्लास्टिक, पेट्रोल, दवाइयाँ, कपड़े, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही देन है। कमाल है। तो जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट और हमारी आधुनिक दुनिया का एक बड़ा हिस्सा बस एक तत्व के इस अनोखे गुण पर टिका है। अच्छा, अगर कार्बन की दुनिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बाकी के 117 तत्वों का क्या? वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। अगर कार्बन जिंदा चीजों का हीरो है तो बाकी के तत्व हमारी तकनीक और उद्योग के हीरो हैं। जैसे कि आपके फोन की लिथियम आयन बैटरी, उसके अंदर की सिलिकॉन चिप, हवाई जहाज बनाने वाला टाइटेनियम, हमारे घरों की स्टील, ये सब अकार्बनिक रसायन का कमाल है। पानी और नमक जैसे सरल यौगिकों से लेकर हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन, वो भी एक जटिल अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो एक तरफ कार्बन की दुनिया है और दूसरी तरफ बाकी तत्वों की। लेकिन इन दोनों दुनियाओं को चलाने वाले नियम कहाँ से आते हैं? मेरा मतलब है, कोई रिएक्शन होगा या नहीं, और होगा तो कितनी तेजी से होगा, ये कौन तय करता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें तीसरी मुख्य शाखा भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री में मिलता है। इसे आप केमिस्ट्री का रूल बुक कह सकती हैं। रूल बुक? हाँ, या फिजिक्स इंजन। यह हमें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के क्यों और कैसे के बारे में बताता है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है ऊष्मप्रवैगिकी, मतलब थर्मोडायनामिक्स। ये ऊर्जा का विज्ञान है। ये बताता है कि कोई अभिक्रिया अपने आप होगी भी या नहीं। और दूसरा है बलगतिकी या काइनेटिक्स। ये रफ्तार के बारे में है। देखिए, लोहे पर जंग लगना और डायनामाइट का फटना दोनों रासायनिक अभिक्रिया हैं, लेकिन उनकी रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क है ना? ये फर्क क्यों है, ये बलगतिकी समझाती है। ठीक है, और तीसरा? वो सबसे गहरा और सबसे मौलिक है क्वांटम रसायन, क्वांटम केमिस्ट्री। ये परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार का अध्ययन है। ये हमें बताता है कि पानी का फॉर्मूला H2O ही क्यों होता है, H3O क्यों नहीं, या हीरा इतना कठोर क्यों है और ग्रेफाइट इतना नर्म जबकि दोनों ही कार्बन है। वाह, तो ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए अब इस तस्वीर को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिट करते हैं। मान लीजिए मेरे सिर में दर्द है और मैं एक एस्पिरिन लेती हूँ। ये कोई जादू तो है नहीं, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? ये बहुत ही सटीक मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग का उदाहरण है। एस्पिरिन मतलब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड
एक ऐसा अणु है जिसे खास तौर पे डिजाइन किया गया है। जब आप इसे खाती हैं तो ये आपके शरीर में उन एंजाइमों को जाके ब्लॉक कर देता है जो दर्द और सूजन के सिग्नल पैदा करते हैं। एक चाबी की तरह जो सही ताले में जाकर उसे बंद कर देती है। सोचे समझे रासायनिक हमले हैं। ये तो हुई अस्पताल की बात, लेकिन हमारी रसोई भी तो एक तरह की लैब ही है। मैं बाजार से जैम की बोतल लाती हूँ और वो 1 साल तक खराब नहीं होती। इसके पीछे कौन सी केमिस्ट्री है? इसके पीछे काम कर रहे हैं परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट जैसे रसायन भोजन में बैक्टीरिया और फंगस को पनपने ही नहीं देते, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। और वो शुगर फ्री मिठाइयाँ? वो भी केमिस्ट्री है। एस्पार्टेम जैसे कृत्रिम मिठास यानी आर्टिफिशियल स्वीटनेस की वजह से उनका अणु हमारी जीभ पर मीठे के रिसेप्टर्स को तो सक्रिय कर देता है, लेकिन हमारा शरीर उसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता। अच्छा, और साफ सफाई की बात करें तो साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा तेल और गंदगी को कैसे साफ कर देता है जो सिर्फ पानी से नहीं निकलती? ये भी आणविक डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। साबुन का अणु एक दोहरे व्यक्तित्व वाला अणु होता है। उसका एक सिरा, उसका सिर, पानी को पसंद करता है और दूसरा सिरा यानी उसकी पूंछ पानी से नफरत करती है, लेकिन तेल और चिकनाई को बहुत पसंद करती है। तो होता क्या है? जब आप साबुन को पानी के साथ इस्तेमाल करती हैं तो ये अणु छोटी छोटी गेंद जैसी संरचनाएं बना लेते हैं जिन्हें मिसेल कहते हैं। इन गेंदों में पानी से नफरत करने वाली पूंछें अंदर की तरफ होती हैं और पानी को पसंद करने वाले सिर बाहर की तरफ। सही। जब ये मिसेल किसी तेल या गंदगी के कण के संपर्क में आती हैं तो सारी पूंछें उस गंदगी से चिपक जाती हैं और उसे अपने अंदर कैद कर लेती हैं। और क्योंकि बाहर की तरफ पानी को पसंद करने वाले सिर होते हैं तो जब आप पानी डालती हैं ये पूरी गेंद गंदगी समेत बह जाती है। ये तो कमाल की रणनीति है, लेकिन ये भी सोचना पड़ता है कि जो आधुनिक डिटर्जेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो पर्यावरण पर असर डालते होंगे। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। पारंपरिक साबुन जो वसा और तेल से बनते हैं, जिसे साबुनीकरण कहते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन कई आधुनिक डिटर्जेंट पेट्रोलियम उत्पादों से बनते हैं और उनमें फॉस्फेट जैसे रसायन होते हैं जो नदियों में जाकर शैवाल मतलब एल्गी की ग्रोथ बढ़ा देते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये सारा ज्ञान हमें रातों रात नहीं मिला। इसके पीछे कुछ असाधारण दिमागों की सदियों की मेहनत है। अगर हमें कुछ प्रमुख हस्तियों को श्रेय देना हो तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? आधुनिक रसायन विज्ञान की शुरुआत के लिए हमें 18वीं सदी के फ्रांस चलना होगा, एंटोनी लेवोइसे के पास। उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही पहली बार द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो बनता है और न ही नष्ट होता है, बस उसका रूप बदलता है। हाँ, ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने केमिस्ट्री को अटकलों से निकालकर एक सटीक विज्ञान बनाया। और फिर तत्वों को व्यवस्थित करने का काम भी तो हुआ होगा, आवर्त सारणी। बिल्कुल, उसके लिए श्रेय जाता है रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव को। 1869 में उन्होंने उस समय ज्ञात सभी तत्वों को उनके गुणों के आधार पर एक तालिका में सजाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी तालिका में खाली जगहें भी छोड़ी और भविष्यवाणी की कि वहां भविष्य में खोजे जाने वाले तत्व आएंगे और उनके गुण क्या होंगे। और उनकी भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई। एकदम सही। और मैरी क्यूरी को तो हम भूल ही नहीं सकते। कभी नहीं। उनका काम तो एक मिसाल है। उन्होंने रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। 2 नए तत्व पोलोनियम और रेडियम की खोज की। वो 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली और आज तक की एकमात्र इंसान है। ये तो हुए वैश्विक नाम, लेकिन भारत का इस क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? हमें अक्सर अपने देश के वैज्ञानिकों के बारे में कम सुनने को मिलता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भारत का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक दूरदर्शी उद्यमी भी थे। उन्होंने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की थी, है ना? जी, 1901 में भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी बल्कि ब्रिटिश आयात पर निर्भरता कम करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक थी। ये वाकई प्रेरणादायक है, विज्ञान को सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित न रखकर उसे समाज और देश से जोड़ना। बिल्कुल। और अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो प्रोफेसर CNR राव का नाम लेना बहुत जरूरी है। ठोस अवस्था रसायन और नैनो टेक्नोलॉजी में उनका काम विश्व स्तर पर सराहा गया है। उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आज हमने देखा कि रसायन विज्ञान कैसे परमाणुओं की अदृश्य दुनिया से निकलकर हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। ये वाकई केंद्रीय विज्ञान है जो हमारे भोजन, हमारी दवा, हमारी तकनीक और यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी चलाता है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है और यही बात एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। हमने देखा कि रसायन विज्ञान ने हमें पेनिसिलिन जैसी जीवन रक्षक दवाएं दी और प्लास्टिक जैसी अद्भुत सामग्री भी। सही, लेकिन साथ ही DDT जैसे कीटनाशकों ने हमारे पर्यावरण को स्थायी नुकसान पहुंचाया और वही प्लास्टिक आज हमारे महासागरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो ये एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल। और इसीलिए सोचने वाली बात यह है, हम रासायनिक नवाचार की इस अविश्वसनीय शक्ति और अपने ग्रह के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। मुझे लगता है कि 21वीं सदी के रसायन विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ नई चीजें बनाने में नहीं है, बल्कि ऐसी चीजें बनाने में है जो टिकाऊ हों। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम इसे बना सकते हैं, बल्कि ये भी है कि क्या हम इसे बनाना चाहिए और इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे। तो चलिए अगले अध्याय पर चलते हैं। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे चारों ओर है, जिससे हम सब बने हैं, पदार्थ। पर हम इसकी शुरुआत किसी स्कूल की साइंस क्लास की तरह नहीं करेंगे। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास की दुनिया इतनी अलग अलग क्यों दिखती है, जबकि सब कुछ मुट्ठी भर कणों से ही बना है। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है।
और इसका जवाब पदार्थ के व्यवहार के उन नियमों में छिपा है जो तय करते हैं कि कोई चीज पत्थर की तरह कठोर होगी या पानी की तरह बहेगी। या हवा की तरह आजाद होगी। बिल्कुल, हमारे पास जो सामग्रियां हैं वे इन्हीं नियमों की परतें खोलती हैं। हाँ, तो हमारा मिशन साफ है। इन वैज्ञानिक अवधारणाओं को सिर्फ समझना नहीं बल्कि महसूस करना है। हम ये जानेंगे कि कैसे सुबह की चाय में चीनी का घुलना और दूध का दही बनना, ये दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। और रात में जो तारे चमकते हैं उनके पीछे कौन सी अनोखी शक्ति काम कर रही है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जिसे हम पदार्थ की पहचान मानते हैं, उसकी अवस्था। ठीक है। हम सब पदार्थ की 3 जानी पहचानी अवस्थाओं से तो वाकिफ हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का आकार तय है, द्रव बर्तन का आकार ले लेता है, और गैस तो हर जगह फैल जाती है। ये तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव है। हाँ, ये तो वो बातें जो हम सबने स्कूल में पढ़ी हैं। लेकिन मुझे याद है कि स्रोतों में 2 और अवस्थाओं का जिक्र था और वो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं। उनमें से एक तो हमारे सूरज को भी शक्ति देती है। आप प्लाज्मा की बात कर रही हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था। हाँ, प्लाज्मा। और ये बिल्कुल भी साइंस फिक्शन नहीं है, एक्चुअली हमारे ब्रह्मांड की सबसे आम अवस्था है। सबसे आम? हाँ, जब आप किसी गैस को बेतहाशा गर्म करते हैं हजारों डिग्री सेल्सियस तक, तो उसके परमाणु ऊर्जा से इतने भर जाते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग हो जाते हैं। बस इसी आयनीकृत गैस को प्लाज्मा कहते हैं। 1 मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम रात में तारों को या हमारे अपने सूरज को देखते हैं तो हम असल में प्लाज्मा को देख रहे हैं? बिल्कुल सही। मतलब हमारी धरती पर ये इतना दुर्लभ है पर आसमान में हर जगह यही है। एग्जैक्टली, यही वो इंसाइट है जो हमारे नजरिए को बदल देता है। ब्रह्मांड के 99% से ज्यादा दिखने वाला पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में है, तो जिसे हम असामान्य कहते हैं वही असल में सामान्य है। अरे वाह! यहाँ तक कि हमारे घरों की फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट और बिजली कड़कने पर जो रोशनी दिखती है वो भी प्लाज्मा ही है। ये तो सच में सोचने का नजरिया ही बदल देता है। तो अगर प्लाज्मा बेतहाशा गर्मी का नतीजा है तो 5वीं अवस्था क्या इसके ठीक उलट है? एकदम। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट या बीईसी तब बनती है जब हम पदार्थ को परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो, हाँ एब्सोल्यूट जीरो यानी 273.15 डिग्री सेल्सियस के बहुत करीब तक ठंडा करते हैं। ये वो तापमान है जहां कणों की सारी हरकत लगभग बंद हो जाती है। और मुझे ये जानकर बहुत गर्व हुआ था कि इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर है, जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर इसकी भविष्यवाणी की थी। पर ये होता क्या है? सुपर एटम का क्या मतलब है? सोचिए, हजारों या लाखों अलग अलग परमाणु जब इतने ठंडे हो जाते हैं तो वो अपनी अलग अलग पहचान खो देते हैं। उनकी ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि वो सब मिलकर एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। एक ही अवस्था में? हाँ, वे एक बड़ी लहर या एक विशाल सुपर एटम की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ये ऐसा है जैसे एक भीड़ में हर कोई अलग अलग नाच रहा हो और फिर अचानक सब एक साथ एक ही ताल में एक ही तरह से नाचने लगे। वाह! मतलब यहाँ पदार्थ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक व्यवहार कर रहा है। पर इसका हमारी असली दुनिया में क्या कोई उपयोग है या ये सिर्फ लैब में किया जाने वाला एक अनोखा प्रयोग है? अब ये ज्यादातर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक स्तर पर ही है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। क्योंकि बीईसी में सारे परमाणु एक साथ काम करते हैं तो वे बाहरी बलों जैसे गुरुत्वाकर्षण के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अच्छा। इससे हम इतने सटीक सेंसर बना सकते हैं जो जमीन के नीचे तेल या पानी का पता लगा सके, या फिर क्वांटम कंप्यूटर बनाने में मदद मिल सकती है, जो आज के सुपर कंप्यूटर से लाखों गुना तेज होंगे। हाँ ठीक है। तो पदार्थ सिर्फ ठोस, द्रव या गैस नहीं है, बल्कि ये गर्मी और ठंडक के चरम पर जाकर बिल्कुल अप्रत्याशित रूप ले सकता है। लेकिन चलिए अब वापस अपनी दुनिया में आते हैं। यहाँ पदार्थ एक अवस्था से दूसरी में बदलता है, जैसे बर्फ का पिघलना। स्रोतों में इन बदलावों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, भौतिक और रासायनिक। हाँ, और इनके बीच का फर्क समझने के लिए सिर्फ एक सवाल पूछना होता है, क्या कोई नई चीज बनी? ओके। अगर जवाब नहीं है तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज। जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है तो कुछ नया नहीं बनता। बर्फ भी H2O के अणुओं से बनी है और पानी भी। बस अणु एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए हैं। बिल्कुल। उनकी अवस्था बदली है, पहचान नहीं। और शायद इसीलिए इसे पलटा जा सकता है। आप पानी को वापस जमाकर बर्फ बना सकते हैं, जैसे चीनी को पानी में घोलना। ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर आप पानी को उबालकर भाप बना दें तो पतीले में चीनी वापस बच जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जब जवाब हाँ होता है, यानी कोई नई चीज बन जाती है, तब हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज। अच्छा। यहाँ अणुओं की संरचना ही बदल जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगना। जंग लोहा नहीं है, वो एक नया पदार्थ है, आयरन ऑक्साइड। और उसके गुण लोहे से बिल्कुल अलग है। हाँ, और आप जंग से वापस आसानी से लोहा नहीं बना सकते। जैसे दूध से दही बनना, दही का स्वाद, उसकी बनावट, सब कुछ दूध से अलग है। लेकिन क्या ये हमेशा स्थायी होता है? मतलब क्या कोई भी रासायनिक परिवर्तन कभी पलटा नहीं जा सकता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर रोजमर्रा के उदाहरणों में जैसे जलना, जंग लगना या खाना पकाना, ये स्थायी ही होता है। लेकिन हाँ, रसायन विज्ञान में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, जो दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। अच्छा। हालांकि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया उस श्रेणी में नहीं आती। हमारे स्रोत में मोमबत्ती के जलने का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण था। उसमें कहा गया है कि ये दोनों तरह का परिवर्तन एक साथ दिखाता है। ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। जब आप मोमबत्ती जलाती हैं तो सबसे पहले गर्मी से ठोस मोम पिघलकर द्रव बनता है। यहाँ क्या हुआ? ठोस से द्रव, है ना, मतलब अवस्था बदली पर मोम तो मोम ही रहा। Right. तो ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ। सही।
अगर हम उसे ठंडा होने दें तो वो वापस ठोस बन जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो पिघला हुआ मोम बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ता है और गर्मी से भाप यानी गैस में बदल जाता है। ये भी एक भौतिक परिवर्तन ही हुआ। हाँ, असली रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब ये मोम की भाप और बत्ती हवा की ऑक्सीजन के साथ जलती है। अच्छा। इस जलने की प्रक्रिया से बिल्कुल नई चीजें बनती हैं। गर्मी, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की भाप। ओह, तो जलना असल में एक रासायनिक क्रिया है। और क्योंकि हम उस धुएं और गर्मी से वापस मोम नहीं बना सकते, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। वाओ, एक ही प्रक्रिया में दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। यही तो प्रकृति की खूबसूरती है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अक्सर साथ साथ ही चलते हैं। खाना पकाने के बारे में सोचिए। सब्जियों को काटना भौतिक परिवर्तन है। और जब उन्हें तेल और मसालों के साथ पकाते हैं तो उनका स्वाद, रंग सब बदल जाता है। वो हुआ रासायनिक परिवर्तन। एग्जैक्टली। तो अब हमारे पास पदार्थ की अवस्थाएं हैं और उसमें होने वाले बदलाव हैं। पर वैज्ञानिक इतनी सारी चीजों को व्यवस्थित कैसे करते हैं? यहीं पर वर्गीकरण की बात आती है ना? तत्व, यौगिक और मिश्रण। हाँ, ये रसायन विज्ञान का आधार है। सबसे बुनियादी स्तर पर है तत्व, एलिमेंट। ये पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। एक ही तरह के परमाणुओं से बना हुआ। बिल्कुल। आप इससे ब्रह्मांड की वर्णमाला समझ सकती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोना, लोहा, ये सब तत्व हैं। और जब इस वर्णमाला के अक्षर जुड़कर शब्द बनाते हैं तो यौगिक बनते हैं, कंपाउंड। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल। जब दो या दो से ज्यादा तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है। अच्छा। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात होती है, यौगिक के गुण उससे बनाने वाले तत्वों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। जैसे पानी, H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। हाइड्रोजन खुद एक विस्फोटक गैस है और ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, लेकिन दोनों मिलकर पानी बनाते हैं जो आग बुझाता है। ये रसायन विज्ञान का जादू है। ये तो जादू जैसा ही लगता है। एक और उदाहरण लीजिए। साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। हाँ। ये बनता है सोडियम से, जो एक ऐसी धातु है जिसे पानी में डाल दें तो आग लग जाती है, और क्लोरीन से, जो एक जहरीली गैस है। अरे बाप रे। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वो नमक बनता है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। कमाल है। तो तत्व हो गए, यौगिक हो गए। तीसरी श्रेणी है मिश्रण, मिक्सचर। अगर यौगिक रासायनिक रूप से बने शब्द हैं तो मिश्रण क्या सिर्फ अक्षरों का एक ढेर है? बिल्कुल। मिश्रण में चीजें सिर्फ फिजिकली साथ रखी जाती हैं। उनके बीच कोई रासायनिक शादी नहीं होती। वे किसी भी अनुपात में मिलाई जा सकती हैं और अपने गुण बनाए रखती हैं। जिससे सलाद। हाँ, सलाद सबसे अच्छा उदाहरण है। उसमें खीरा, टमाटर, प्याज सब साथ हैं, पर खीरा खीरा ही रहता है और टमाटर टमाटर। और मिश्रण भी दो तरह के होते हैं, समांगी और विषमांगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। समांगी वो हुआ जिसमें सब कुछ एक जैसा घुल मिल जाए, जैसे पानी में नमक या फिर हवा। आप देखकर नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या मिला है। सही। और विषमांगी वो जिसमें आप अलग अलग घटकों को आसानी से देख सकते हैं, जैसे पानी में रेत या सलाद। एक दिलचस्प उदाहरण है खून। पहली नजर में यह समांगी लगता है, एक जैसा लाल द्रव, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें लाल और सफेद रक्त कोशिकाएं प्लाज्मा नाम के द्रव में तैर रही होती हैं। अच्छा, तो ये वर्गीकरण हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक ढांचा देता है। पर इससे एक सवाल उठता है, अगर चीजें सिर्फ मिली हुई हैं जैसे मिश्रण में, तो क्या हम उन्हें वापस अलग कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, और यहीं पर विज्ञान की सरलता और चतुराई दिखती है। मिश्रण को अलग करने की हर तकनीक उसके घटकों के किसी न किसी भौतिक गुण के अंतर का फायदा उठाती है, जैसे आकार, वजन या बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, क्वथनांक या घुलनशीलता। मैंने स्रोतों में कुछ बहुत दिलचस्प तकनीकों के बारे में पढ़ा। एक थी ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ये नाम थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका सिद्धांत बहुत सरल है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर द्रव बनने के बजाय सीधे गैस बन जाते हैं। जैसे कपूर। हाँ, कपूर या नैफ्थलीन की गोलियां। मान लीजिए आपके पास नमक और कपूर का मिश्रण है। आप उसे गर्म कीजिए, कपूर भाप बनकर उड़ जाएगा। इस भाप को आप किसी ठंडी सतह पर इकट्ठा कर लीजिए, वो वापस ठोस कपूर बन जाएगा और नीचे बर्तन में सिर्फ नमक रह जाएगा। हो गया अलग। वाह, ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। एक और तकनीक थी अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो वजन के अंतर का इस्तेमाल करती है। हाँ, इसमें मिश्रण को बहुत तेजी से घुमाया जाता है। इससे भारी कण बाहर की तरफ और हल्के कण केंद्र की तरफ जमा हो जाते हैं। हम इसे रोज देखते हैं जब वॉशिंग मशीन कपड़े सुखाती है। अच्छा, हाँ, पानी बाहर निकल जाता है। इसी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल दूध से क्रीम निकालने में या मेडिकल लैब में खून से प्लाज्मा और कोशिकाओं को अलग करने में होता है। और वो रंगों को अलग करने वाली तकनीक क्या थी? क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी मतलब वर्णलेखन। ये घुलनशीलता के सिद्धांत पे काम करती है। घुलनशीलता कैसे? मैंने अपने कॉलेज के दिनों में ये प्रयोग एक खराब हुए पेन की स्याही के साथ किया था। एक फिल्टर पेपर पर काली स्याही का एक धब्बा लगाया और उसके निचले सिरे को पानी में डुबो दिया। जैसे जैसे पानी कागज में ऊपर चढ़ा, वो स्याही को भी अपने साथ ले गया। लेकिन हैरानी ये हुई कि जो स्याही सिर्फ काली दिख रही थी, उसमें नीले, लाल और बैंगनी रंग के शेड भी छुपे हुए थे, जो अलग अलग ऊंचाई पे जाकर अलग हो गए। अरे वाह, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर रंग की पानी में घुलनशीलता और कागज पर चढ़ने की रफ्तार अलग अलग थी। ये तो जासूसी करने जैसा है, छिपे हुए सुराग ढूंढना। लेकिन एक तकनीक थी जिसका जिक्र औद्योगिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण बताया गया था, प्रभाजी आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, और ये सच में हमारी आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। ये तकनीक उन द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है जिनके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर होता है। जैसे कच्चा तेल। बिल्कुल। कच्चा तेल असल में हजारों अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है और इन्हीं से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी चीजें बनती हैं।
पर इनके क्वथनांक अलग अलग क्यों होते हैं? ये उनके अणुओं के आकार पर निर्भर करता है। जिन हाइड्रोकार्बन के अणु छोटे और हल्के होते हैं, जैसे पेट्रोल, उनका क्वथनांक कम होता है, तो वो जल्दी भाप बन जाते हैं। और जिनके अणु बड़े और भारी होते हैं? जैसे डीजल या मोम, उनका क्वथनांक ज्यादा होता है। तो जब कच्चे तेल को एक बड़े टावर में गर्म किया जाता है, तो सबसे हल्के अणु सबसे पहले भाप बनकर टावर में सबसे ऊपर चले जाते हैं और वहां ठंडे होकर अलग कर लिए जाते हैं। फिर उससे भारी वाले, फिर उससे भी भारी वाले। और इस तरह एक ही मिश्रण से दर्जनों उपयोगी उत्पाद अलग हो जाते हैं। हाँ, तो हर विधि एक पहेली सुलझाने जैसी है। आपको बस मिश्रण के घटकों की सही कमजोरी, मतलब उनके भौतिक गुणों के बीच का अंतर पता होना चाहिए और आप उन्हें अलग कर सकते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे व्यवस्थित वर्गीकरण और सही तकनीकों का उपयोग करके हम जटिल चीजों को भी समझ सकते हैं और उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने पदार्थ की दुनिया की एक तेज लेकिन गहरी यात्रा की। हमने उसकी 5 अवस्थाओं को समझा, हमारी सामान्य दुनिया से लेकर तारों के अंदर और परम शून्य के करीब तक। हमने देखा कि कैसे पदार्थ भौतिक और रासायनिक रूप से बदलता है, और आखिर में हमने उसे तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना और अलग करना सीखा। और ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें हमारे आसपास की दुनिया को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखने में मदद करता है। तारों की चमक से लेकर सुबह की चाय में घुली चीनी तक, हर चीज के पीछे यही बुनियादी सिद्धांत काम कर रहे हैं। ये हमें दिखाता है कि प्रकृति के नियम कितने सरल और साथ ही कितने शक्तिशाली हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। आज हम पदार्थ के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे, परमाणु, मतलब एटम। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि परमाणु क्या है, ये अणु से कैसे अलग है, और वो कौन सी संख्याएं हैं जो हर तत्व को उसकी एक अनोखी पहचान देती हैं। हम जॉन डाल्टन के जो शुरुआती विचार थे, वहां से लेकर आज की समझ तक का एक सफर तय करेंगे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ केमिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है। ये तो हमारे आसपास की हर चीज की बनावट को समझने की बुनियाद है। मतलब हवा, पानी, जिस स्क्रीन पर ये सुना जा रहा है, सब कुछ, सब इन्हीं छोटे छोटे कणों के एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक खूबसूरत से डांस का नतीजा है। बिल्कुल। तो चलिए इस डांस के पहले स्टेप को समझते हैं, परमाणु और अणु। ये दोनों शब्द अक्सर एक साथ इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा फर्क है। तो सबसे पहले परमाणु। आपके नोट्स के हिसाब से ये किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। हाँ। अकेला नहीं घूमता, वो फौरन जुड़कर O2 बना लेता है। और यहीं पे अणु, मतलब मॉलिक्यूल, की एंट्री होती है। अणु जो है वो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के एक केमिकल बॉन्ड से बनता है। और सबसे जरूरी बात, अणु में उस पदार्थ के सारे गुण होते हैं। जैसे पानी का अणु H2O, वो स्वतंत्र है और उसमें पानी के सभी गुण मौजूद हैं। वो गीला करेगा, प्यास बुझाएगा, सब कुछ। अकेला हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का परमाणु ये सब नहीं कर सकता। तो अणु एक पूरी टीम है और परमाणु उस टीम का एक खिलाड़ी। बिल्कुल सही। और ये शब्द एटम भी बड़ा मजेदार है। ये ग्रीक शब्द एटमॉस से आया है, जिसका मतलब है अविभाज्य। कितनी अजीब बात है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि ये बिल्कुल सच नहीं है। इसे तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। एक समय की सबसे बड़ी सच्चाई अगले दौर की खोज के लिए एक सीढ़ी बन जाती है। डाल्टन की अविभाज्य वाली बात गलत साबित हुई, पर उसी सवाल ने हमें परमाणु के और गहरे राज जानने के लिए उकसाया। सही बात है। तो 1808 में जॉन डाल्टन ने जब अपनी थ्योरी दी, तो उनके मुख्य विचार क्या थे? देखिए, डाल्टन की थ्योरी अपने समय के लिए क्रांतिकारी थी। उसने रसायन विज्ञान को एक ठोस जमीन दी। उनके आइडियाज बहुत सीधे थे। पहला, हर पदार्थ परमाणुओं से बना है। दूसरा, परमाणु अविभाज्य हैं, न उसे बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। तीसरा, एक ही तत्व के सभी परमाणु हर तरह से समान होते हैं, वजन, आकार, गुण, सब कुछ। और चौथा, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। ये एक बेहतरीन शुरुआत थी, पर इसमें कुछ कमियां थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे उनकी अविभाज्यता वाली बात गलत साबित हुई जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। और फिर समस्थानिक, मतलब आइसोटोप्स की खोज ने यह साबित किया कि एक ही तत्व के परमाणुओं का भार अलग अलग हो सकता है। अच्छा। इसी तरह संभारिक, यानी आइसोबार्स, ने दिखाया कि अलग अलग तत्वों का भार समान भी हो सकता है। तो डाल्टन की गलतियां ही आगे की खोजों का रास्ता बनी। तो अब यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अगर परमाणु अविभाज्य नहीं है, तो इसके अंदर क्या है? वो 3 मूलभूत कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो जो टेबल आपने भेजी है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन, जिसे जे थॉमसन ने खोजा, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका द्रव्यमान तो लगभग न के बराबर है, और ये नाभिक, मतलब न्यूक्लियस के बाहर कक्षाओं में घूमता है। हाँ, और फिर आता है प्रोटॉन। इसे रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन की खोज माना जाता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यह नाभिक के अंदर रहता है। और तीसरा, न्यूट्रॉन, जिसे जेम्स चैडविक ने खोजा। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल है और ये भी नाभिक के अंदर ही रहता है। और शायद इन तीनों में सबसे भारी कण यही है। हाँ, थोड़ा सा ही भारी है प्रोटॉन से, पर हाँ। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणु का लगभग सारा भार उसके केंद्र में, मतलब नाभिक में होता है, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। अच्छा, न्यूक्लियॉन। और जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, वो है बाहरी कक्षाओं में घूमने वाला वो हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन। नाभिक तो बस अंदर बैठा रहता है, वो सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेता। नाभिक अपनी पहचान बनाए रखता है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहीं से हम किसी तत्व के पहचान पत्र पर आते हैं। आपके नोट्स में एक बेहतरीन बात लिखी है,
परमाणु क्रमांक यानी Z किसी तत्व का आधार कार्ड है। बिल्कुल सही। परमाणु क्रमांक Z नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या है और ये नियम पत्थर की लकीर है। अगर प्रोटॉन की संख्या बदली तो तत्व ही बदल जाएगा। मतलब 6 प्रोटॉन मतलब हमेशा कार्बन। हमेशा, और 7 प्रोटॉन मतलब हमेशा नाइट्रोजन। इसमें कोई अपवाद नहीं है। तत्व की असली पहचान उसके प्रोटॉन की संख्या है। और दूसरी संख्या है द्रव्यमान संख्या A। तो जाहिर है ये परमाणु के वजन से जुड़ी होगी। हाँ, द्रव्यमान संख्या A नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। मतलब A बराबर P+N। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये दो संख्याएं हैं A और Z, तो हम आसानी से न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? बस द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दीजिए। N बराबर A - Z। ये एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली समीकरण है। ये तो बहुत सीधा साधा है। और इसी से हम डाल्टन की उन गलतियों पर वापस आते हैं जो असल में नई खोजों का दरवाजा बनी। डाल्टन ने कहा था कि एक ही तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। यहीं पर समस्थानिक यानी आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आता है ना? सही पकड़ा आपने। समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या Z तो समान होती है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या A अलग होती है। इसका मतलब उनमें प्रोटॉन तो उतने ही हैं, पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। बिल्कुल। और चूंकि प्रोटॉन की संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान ही रहेगी। और जैसा हमने बात की, सारा केमिकल खेल तो इलेक्ट्रॉनों का है, इसीलिए समस्थानिकों के रासायनिक गुण भी लगभग एक जैसे ही रहते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हाइड्रोजन है, जिसके 3 समस्थानिक हैं। एक तो है प्रोटियम, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाँ, जो सामान्य हाइड्रोजन है। फिर है ड्यूटेरियम, जिसमें एक न्यूट्रॉन होता है और इसी से वो भारी जल यानी D2O बनता है। और तीसरा है ट्राइटियम, जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं और वो रेडियोधर्मी है। सोचिए, सिर्फ 1 या 2 न्यूट्रॉन जोड़ने से इतना फर्क पड़ जाता है। एक ही तत्व या तो भारी हो जाता है या फिर रेडियोधर्मी। एक और उदाहरण है कार्बन का, C12 जो सामान्य है और C14 जो रेडियोधर्मी है और जिसका इस्तेमाल जीवाश्मों की उम्र पता लगाने में होता है, कार्बन डेटिंग में। बिल्कुल। C14 एक तरह की एटॉमिक घड़ी है। वैज्ञानिक किसी पुराने जीवाश्म में बचे हुए C14 की मात्रा को मापकर ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना पुराना है। तो ये थे समस्थानिक। अब बात करते हैं समभारिक की, आइसोबार्स की। ये अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या A समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या Z अलग होती है। हाँ, मतलब वजन तो एक जैसा है लेकिन आधार कार्ड अलग अलग हैं। ये बिल्कुल अलग अलग तत्व है। ये कैसे हो सकता है? मतलब दो बिल्कुल अलग तत्व जिनका वजन एक जैसा हो? इसका कोई उदाहरण है? हाँ, एक बहुत ही हैरान करने वाला उदाहरण है। आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है और कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 है। मतलब आर्गन 1840 Ar और कैल्शियम 2040 Ca, दोनों का परमाणु भार 40 है। अरे वाह, ये तो बहुत अजीब बात है। आर्गन तो एक अक्रिय गैस है जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। और कैल्शियम एक धातु है, हमारी हड्डियों में होता है। दोनों का वजन एक, लेकिन गुण बिल्कुल अलग। तो ये दिखाता है कि तत्व की असली पहचान उसका भार नहीं, बल्कि उसके प्रोटॉन की संख्या है। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। तत्व की आत्मा उसका परमाणु क्रमांक ही है। आपके नोट्स में एक और दिलचस्प शब्द का जिक्र है, समन्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। जी। ये क्या है? ये वे तत्व हैं जिनमें सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16। अच्छा, जरा समझाइए। देखिए, कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन हैं। हाँ। तो न्यूट्रॉन कितने हुए? 14 - 6 यानी 8। ठीक है, 8। और ऑक्सीजन 16 में 8 प्रोटॉन है। हाँ। तो न्यूट्रॉन कितने हुए? 16 - 8 मतलब 8। हाँ। तो दोनों में 8 न्यूट्रॉन है। कमाल है। हाँ, तो ये दोनों तत्व जो इतने अलग हैं, वे न्यूट्रॉन की संख्या जैसी एक बुनियादी चीज साझा करते हैं। तो आज हमने एक अविभाज्य कण की धारणा से शुरुआत की और एक ऐसे जटिल सिस्टम तक पहुंचे जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। तो आज का हमारा विषय है आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम सब ने इसे केमिस्ट्री की किताबों में देखा है, तत्वों का एक रंग बिरंगा सा ग्रिड। लेकिन ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये असल में हमारे ब्रह्मांड को बनाने वाले जो मूल कण हैं, उनका एक नक्शा है, एक चीट शीट है। चीट शीट शब्द बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ना जानते हैं तो आपको हर तत्व के बारे में सब कुछ अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सारणी खुद आपको बताती है कि कोई तत्व कैसे व्यवहार करेगा, किसके साथ दोस्ती करेगा, किससे दुश्मनी। आज हम इसी नक्शे को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम मेंडलीव से मोसले के उस क्रांतिकारी बदलाव से शुरू करेंगे, फिर सारणी की बनावट के पीछे का तर्क समझेंगे और फिर उन छुपे हुए पैटर्न्स या ट्रेंड्स में उतरेंगे जो असल में रसायन विज्ञान के नियम तय करते हैं। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय व्याकरण को समझने की शुरुआत करते हैं। जब भी पीरियोडिक टेबल की बात होती है, दिमित्री मेंडलीव का नाम एक हीरो की तरह लिया जाता है। और वो थे भी जीनियस। लेकिन उनकी सारणी और आज की सारणी में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी फर्क है। 1913 में हेनरी मोसले ने ऐसा क्या खोजा जिसने सब कुछ बदल दिया? देखिए, मोसले ने पूरी नींव ही बदल दी। मेंडलीव तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लगा रहे थे। यानी उनके वजन के हिसाब से। हाँ, उनके वजन के हिसाब से। ये एक लॉजिक तरीका लगता था और ज्यादातर काम भी कर रहा था, लेकिन कुछ जगहों पर गड़बड़ हो रही थी। गड़बड़? कैसी गड़बड़? जैसे आर्गन जिसका द्रव्यमान 40 है, उसे पोटेशियम जिसका द्रव्यमान 39 है के बाद रखना पड़ रहा था।
सिर्फ इसलिए ताकि वो नोबल गैसों के साथ फिट हो सके। मेंडलीव को अपने ही नियम को मतलब तोड़ना पड़ रहा था। अच्छा, मतलब वो गुणों को प्राथमिकता देने के लिए द्रव्यमान के क्रम को नजरअंदाज कर रहे थे। वो जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है, पर ये नहीं जानते थे कि क्या। बिल्कुल, यहीं पर मोजले आते हैं। उन्होंने एक्सरे के साथ प्रयोग करके दिखाया कि किसी तत्व की असली पहचान उसका द्रव्यमान नहीं है, असली पहचान है उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या, जिसे उन्होंने परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहा। ये तो जैसे लोगों को उनके वजन के हिसाब से लाइन में लगाने की जगह उनके आधार कार्ड नंबर के हिसाब से लगाने जैसा हो गया। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। एक ज्यादा मौलिक पहचान जिसे बदला नहीं जा सकता, और इस एक बदलाव ने सब कुछ सुलझा दिया। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और पोटेशियम का 19, तो अब वो अपने आप सही जगह पर आ गए। और वो जो समस्थानिकों मतलब आइसोटोप्स वाली समस्या थी, उसका क्या हुआ? हाँ, वो सबसे बड़ी समस्या थी। एक ही तत्व के अलग अलग वजन वाले रूप। मेंडलीव की सारणी में तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के लिए 3 अलग जगह होनी चाहिए थी। बहुत बड़ी उलझन थी। लेकिन मोजले की सारणी में चूंकि तीनों का परमाणु क्रमांक एक ही है, तो वो सब एक ही डिब्बे में आते हैं। समस्या हमेशा के लिए हल हो गई, और यहीं से आधुनिक आवर्त नियम बना। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बिल्कुल, मतलब अब हर चीज प्रोटॉन के उस एक संख्या पर निर्भर करती थी। ये वाकई एक क्रांतिकारी बदलाव था। तो चलिए इस नए नक्शे की बनावट को देखते हैं। हम जानते हैं कि इसमें आवर्त मतलब पीरियड्स और समूह मतलब ग्रुप्स होते हैं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि नीचे वो 2 अलग लाइनें क्यों है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की? क्या उन्हें मुख्य सारणी में फिट नहीं किया जा सकता था? बहुत अच्छा सवाल है, और सैद्धांतिक रूप से उन्हें बिल्कुल फिट किया जा सकता है। लैंथेनाइड्स छठे आवर्त का हिस्सा है और एक्टिनाइड्स 7वें का। अगर हम उन्हें उनकी सही जगह पर डालें तो सारणी 32 कॉलम चौड़ी हो जाएगी। इतनी लंबी और अजीब दिखेगी कि उसे एक पन्ने पर छापना या पढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, तो ये बस एक सुविधा का मामला है। बस डिजाइन की सुविधा का, ताकि सारणी ज्यादा कॉम्पैक्ट और इस्तेमाल करने में आसान रहे। और इन आवर्तों में तत्वों की संख्या भी बहुत अलग अलग है। पहले में सिर्फ 2, फिर 8, फिर 18। ये संख्याएं कहाँ से आ रही हैं? ये संख्याएं मनमानी नहीं है, ये सीधे क्वांटम मैकेनिक्स से आती हैं। इस बात से कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं। हर आवर्त एक नई ऊर्जा कक्षा मतलब एनर्जी शेल के भरने से जुड़ा है। अच्छा, पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए पहले आवर्त में 2 तत्व हैं। दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। और फिर 18 और 32? वो तब होता है जब d ऑर्बिटल्स और फिर f ऑर्बिटल्स भी खेल में आ जाते हैं, जिनमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो इन संख्याओं के पीछे भौतिकी के गहरे नियम हैं। अब अगर आवर्त हमें ऊर्जा की परतें बताते हैं, तो ये समूह मतलब ग्रुप्स क्या बताते हैं? एक ही कॉलम में होने का क्या मतलब है? एक ही समूह में होना मतलब एक ही परिवार का हिस्सा होना। इन सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन एक बराबर होती है। और क्योंकि रासायनिक क्रियाएं इन्हीं बाहरी इलेक्ट्रॉनों का खेल है, इसलिए एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण बहुत मिलते जुलते हैं। इसीलिए तो ग्रुप 1 के तत्व क्षार धातुएं सभी पानी के साथ एक जैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, और उनकी क्रियाशीलता नीचे जाने पर बढ़ती भी है। सोडियम पानी में आग पकड़ता है, लेकिन सीजियम जो उसी समूह में बहुत नीचे है, वो तो पानी के संपर्क में आते ही फट जाएगा। और दूसरी तरफ ग्रुप 17 हैलोजन, वो सबसे क्रियाशील अर्धधातुएं हैं। सही कहा, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था, लेकिन आज हम उसी तत्व का इस्तेमाल अपने पानी को साफ करने के लिए करते हैं। एक ही तत्व के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। और फिर सबसे दाईं ओर है ग्रुप 18 नोबल गैसें, जो किसी से बात ही नहीं करती। उनकी यही अक्रिय या इनर्ट प्रकृति उन्हें बहुत काम का बनाती है। वेल्डिंग के दौरान आर्गन गैस का इस्तेमाल होता है ताकि गर्म धातु हवा की ऑक्सीजन से क्रिया ना कर ले। उनका कुछ ना करना ही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। सही कहा। तो सारणी में अलग अलग व्यक्तित्व वाले परिवार हैं, लेकिन इन परिवारों के बीच भी एक बड़ी विभाजन रेखा है। वो टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन जो दाईं तरफ दिखती है। हाँ, वो रेखा एक तरह की सीमा है जो 3 मुख्य वर्गों को अलग करती है। उस रेखा के बाईं ओर का विशाल क्षेत्र धातुओं का है। लगभग 80% तत्व धातु हैं, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। और उस रेखा के दाईं ओर वहां अधातु हैं, नॉन मेटल्स। उनका चरित्र धातुओं से बिल्कुल उल्टा है, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। और जो ठीक उस सीमा पर रहते हैं, ना इधर के ना उधर के, उपधातु मेटलॉइड्स। तो ये बीच वाले तत्व हैं। क्या इनका कोई खास इस्तेमाल होता है? खास इस्तेमाल? अरे ये तो आधुनिक तकनीक की लीड हैं। इन्हीं को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, हमारे फोन की चिप, कंप्यूटर का प्रोसेसर, सब कुछ इन्हीं से बनता है। इनकी खासियत ये है कि ये न तो धातुओं की तरह बहुत अच्छे सुचालक हैं और न ही अधातुओं की तरह कुचालक। हाँ, हम इनकी चालकता को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित? वो कैसे? एक प्रक्रिया के जरिए जिसे डोपिंग कहते हैं। सिलिकॉन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसमें ग्रुप 15 के तत्व जैसे फास्फोरस की बहुत थोड़ी सी अशुद्धि मिला दें, जिसके पास 5 बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाता है। हाँ, एक अतिरिक्त फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर हम ग्रुप 13 के तत्व की अशुद्धि मिलाएं, जिसके पास 3 बाहरी इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है, जिसे होल कहते हैं। और वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। बिल्कुल। और इन्हीं एन टाइप और पी टाइप को जोड़कर ट्रांजिस्टर और डायोड बनते हैं, जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है। ये तो कमाल है, मतलब पूरी डिजिटल दुनिया उस एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर बैठे तत्वों पर निर्भर करती है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस सारणी की भविष्यवाणी करने की शक्ति को दिखाता है।
आवृत्ति ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये क्या है? ये वो नियम हैं जो बताते हैं कि जब हम सारणी में बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्वों के गुण एक निश्चित अनुमानित तरीके से कैसे बदलते हैं। ये सारणी का असली जादू है। और सबसे पहला और बुनियादी ट्रेंड है परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज। ठीक है, तो अगर हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ रहे हैं, तो आकार भी बढ़ना चाहिए। ये सीधा सा तर्क लगता है। लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। उल्टा? हाँ। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। एक मिनट, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब ज्यादा सामान डालने पे भी साइज छोटा हो रहा है। आपकी उलझन जायज है। होता ये है कि जब हम एक ही आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो नए इलेक्ट्रॉन उसी बाहरी कक्षा में जुड़ते हैं। वो नाभिक से दूर नहीं जा रहे, लेकिन साथ ही नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जिससे नाभिक का खिंचाव बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। ये बढ़ा हुआ खिंचाव बाहरी इलेक्ट्रॉनों को और जोर से अपनी तरफ खींचता है, जिससे पूरा परमाणु सिकुड़ जाता है। समझ गए। मतलब नाभिक की शक्ति ज्यादा होती है। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर? तब तो आकार बढ़ना ही चाहिए। हाँ, तब आकार बढ़ता है। इसका कारण सीधा है। जब भी हम समूह में एक कदम नीचे जाते हैं, एक पूरी नई कक्षा जुड़ जाती है जो नाभिक से ज्यादा दूर होती है। सही कहा। और अंदर की कक्षाएं एक ढाल की तरह काम करती हैं, इसलिए परमाणु का आकार स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, ये समझ आया। आकार के बाद बात करते हैं क्रियाशीलता की, रिएक्टिविटी। यहाँ पर धातु और अधातु का व्यवहार एकदम उल्टा है, जो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, पहले धातुओं को देखते हैं। उनकी क्रियाशीलता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से त्यागा जा सकता है। जैसा हमने देखा, समूह में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। तो बड़े परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। एकदम। बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, कमजोर रूप से जुड़े होते हैं, तो उन्हें निकालना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ग्रुप 1 में सीजियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। और अधातुओं के लिए कहानी उल्टी क्यों है? क्योंकि अधातुओं की क्रियाशीलता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। इसके लिए एक छोटा परमाणु होना फायदेमंद है, जहां बाहरी कक्षा नाभिक के बहुत पास हो, ताकि नाभिक का मजबूत खिंचाव आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सके। इसीलिए समूह में नीचे जाने पर जब आकार बढ़ता है तो अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है, और इसीलिए फ्लोरीन, जो अपने समूह में सबसे ऊपर और सबसे छोटा है, वो पूरी आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा क्रियाशील अधातु है। एकदम सही। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी ट्रेंड पर लाता है, वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है। इसे आप इलेक्ट्रॉनों के लिए लालच कह सकती हैं। लालच? हाँ। जब दो परमाणु एक रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो वैद्युत ऋणात्मकता उस परमाणु की क्षमता है कि वो उन साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर कितना जोर से खींचता है। जिसका लालच ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींच कर रखेगा। बिल्कुल। इसका ट्रेंड बहुत साफ है। बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो इस हिसाब से पूरी आवर्त सारणी का सबसे बड़ा चैंपियन, सबसे ज्यादा लालची तत्व कौन हुआ? फ्लोरीन। कोई आश्चर्य नहीं, वो छोटा है, उसका नाभिकीय चार्ज बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉनों का बादशाह है। और यही वैद्युत ऋणात्मकता तय करती है कि दो तत्वों के बीच बनने वाला बंधन कैसा होगा, आयनिक या सहसंयोजक। तो इसका कुल मतलब यह है कि आवर्त सारणी सिर्फ तत्वों की एक सूची नहीं है, ये एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर हमें किसी तत्व की सारणी में सिर्फ स्थिति पता है, तो हम उसके आकार, उसकी क्रियाशीलता, उसके लालच, इन सब का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। ये रसायन विज्ञान की भाषा का व्याकरण है। ये वो नियम है जो बताते हैं कि शब्द मतलब तत्व कैसे व्यवहार करेंगे और कैसे मिलकर वाक्य मतलब यौगिक बनाएंगे। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। आज का विषय है रासायनिक बंधन, यानी केमिकल बॉन्डिंग। ये समझना कि ये छोटे छोटे परमाणु, एटम्स, आखिर एक दूसरे से जुड़कर हमारे चारों ओर देखने वाली हर चीज वो कैसे बनाते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से रसायन विज्ञान की वर्णमाला सीखने जैसा है। एक बार आप अक्षर सीख गए तो फिर शब्द और कहानियां बनाना संभव हो जाता है। अच्छा, तो जैसे क ख ग सीखकर हम कलम बनाना सीखते हैं, वैसे ही तत्वों को समझकर हम यौगिक बनाना सीखेंगे। बात समझ में आई? तो हमारे स्रोतों के आधार पर आज की हमारी ये पड़ताल एकदम साफ है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि परमाणु आखिर एक दूसरे से जुड़ते ही क्यों हैं, इसके पीछे की असली वजह क्या है। फिर देखेंगे कि आयनिक और सहसंयोजक बंधन, जिनके बारे में हम सबने स्कूल में पढ़ा है, वे असल में कैसे काम करते हैं। और अंत में जो सबसे मजेदार हिस्सा है, हाँ, कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके हम MgCl2 या Al2O3 जैसे रासायनिक सूत्र लिखना कैसे सीख सकते हैं। ये सवाल इस विषय की बुनियाद है, और आज हम इन सभी परतों को एक एक करके खोलेंगे और शायद कुछ आम धारणाओं को चुनौती भी देंगे। चलिए, तो फिर सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। परमाणुओं को आपस में जुड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? वे अकेले अपनी धुन में क्यों नहीं रह सकते? इसका जवाब ना प्रकृति के एक बहुत ही गहरे नियम में छिपा है। हर चीज स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी चाहती है। स्टेबिलिटी? हाँ, आप एक पहाड़ी से पत्थर लुढ़का दीजिए, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे सबसे नीची, सबसे स्थिर जगह न मिल जाए। परमाणु भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। मतलब जब वे अकेले होते हैं तो वे अस्थिर होते हैं। हाँ, उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, वे बेचैन रहते हैं एक तरह से, और जुड़कर अणु या यौगिक बनाने पर उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और वे ज्यादा स्थायी या कह लीजिए शांत हो जाते हैं। तो ये सब स्थायित्व पाने का खेल है, पर इसका परमाणुओं के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों से क्या लेना देना है? मतलब स्थायित्व का पैमाना क्या है? यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, जिसे हम अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल कहते हैं। ये एक तरह का क्लब मेंबरशिप नियम है। क्लब मेंबरशिप? हाँ, ज्यादातर परमाणु अपनी सबसे बाहरी कक्षा, जिसे हम संयोजी कक्षा या वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं।
ऐसा करके वे अपने सबसे करीबी नोबल गैस जैसे नियॉन या आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पा लेते हैं। नोबल गैस हैं, अच्छा ये तो वो हैं जो किसी से कोई लेना देना नहीं रखती, एकदम अलग थलग रहती हैं। एकदम सही, क्योंकि उनकी बाहरी कक्षा पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉनों से पूरी भरी होती है, इसलिए वे स्थायी हैं। उन्हें किसी से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। और बाकी सारे परमाणु उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ। इसमें एक छोटा अपवाद है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे बहुत छोटे परमाणु। वे 8 का क्लब नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉनों का एक छोटा डुप्लेट क्लब बनाकर ही खुश और स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। इसी क्षमता को हमारे स्रोत संयोजकता या वैलेंसी कह रहे हैं। ये कैसे तय होती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा या साझा करेगा? संयोजकता पूरी तरह से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। इसके लिए 2 सीधे साधे नियम हैं। पहला, अगर बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु के लिए उन्हें दे देना ज्यादा आसान होता है, तो उसकी संयोजकता +1, +2 या +3 हो जाती है। जैसे सोडियम की बाहरी कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता +1 है। और अगर 4 से ज्यादा हुए तो, जैसे 5, 6 या 7, तब तो 8 तक पहुंचना ज्यादा आसान होगा बजाय उन्हें देने के। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही दूसरा नियम आता है। अगर बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर 8 पूरे करना चाहता है। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे? हम उस संख्या को 8 में से घटा देते हैं। जैसे क्लोरीन के पास 7 बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं, उसे 8 पूरे करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी संयोजकता हुई 8 - 7 यानी 1। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है, हम इसे -1 लिखते हैं। एक मिनट, तो जिन परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कार्बन, वे क्या करते हैं? 4 देना भी बहुत मुश्किल है और 4 लेना भी। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। क्या वे हमेशा साझेदारी ही करते हैं? हाँ, और यही हमें कार्बन की खासियत तक ले जाता है। कार्बन इसी दुविधा की वजह से एक अनूठा तत्व है। वो न तो आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है न ले सकता है, इसलिए वो लगभग हमेशा साझेदारी का रास्ता अपनाता है, सह संयोजक बंधन बनाता है। और इसी वजह से वो इतनी लंबी लंबी चेन बना पाता है। बिल्कुल, चूंकि वो 4 बंधन बना सकता है, वो लंबी लंबी चेन और जटिल संरचनाएं बना लेता है, जो जीवन का आधार है। समझ गया। तो संयोजकता हमें ये बताती है कि एक परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या देने हैं, लेकिन ये लेन देन या साझेदारी असल में होती कैसे है? स्रोत 2 मुख्य प्रकार बताते हैं, आयोनिक और सहसंयोजक। हाँ, ये 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है आयोनिक बंधन। इसका मूल सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर। कोई साझेदारी नहीं, सीधा सौदा। हाँ, एक परमाणु पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। ये आमतौर पर एक धातु जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और एक अधातु जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है के बीच होता है। जैसे हमारा पुराना उदाहरण, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। बिल्कुल, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर 1 प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो एक धनात्मक आयन यानी कैटायन Na+ बन जाता है। और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक आयन बन जाता है, एनायन। हाँ, बन जाता है। अब आपके पास एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज, और जैसा कि हम जानते हैं विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचते हैं। और इसी खिंचाव से वे एक दूसरे से बंध जाते हैं। हाँ, और यह कोई मामूली खिंचाव नहीं है, इसे स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आप इसे एक बहुत मजबूत चुंबकीय खिंचाव जैसा समझ सकते हैं, जो इन प्लस और माइनस आयनों को एक दूसरे से कसकर चिपकाए रखता है। अच्छा, तभी आयनिक यौगिक जैसे नमक इतने कठोर ठोस होते हैं। बिल्कुल, उनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। नमक को पिघलाने के लिए 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान चाहिए। स्रोतों में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि ये ठोस अवस्था में तो बिजली के कुचालक होते हैं, पर पिघलने पर या पानी में घुलने पर सुचालक बन जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में ये आयन एक 3D जाली में, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं, उसमें अपनी जगह पर जमे रहते हैं। वो हिलडुल नहीं सकते। और बिजली के चालन के लिए आवेश का बहना जरूरी है। पिघलाते हैं या पानी में घुलते हैं तो ये आयन आजाद होकर तैरने लगते हैं। अब ये चलते फिरते चार्ज बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई लेन देन की बात। अब आते हैं साझेदारी पर, यानी सहसंयोजक बंधन। ये आयोनिक से कैसे अलग है? सहसंयोजक बंधन का मतलब फंडाई अलग है। यहाँ लेन देन नहीं बल्कि सहयोग है, साझेदारी है। टीम वर्क? हाँ, टीम वर्क। ये बंधन आमतौर पर 2 अधातुओं के बीच बनता है, क्योंकि दोनों की ही इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, कोई देना नहीं चाहता। तो वे कहते हैं चलो हम अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं और दोनों मिलकर उनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि दोनों का अष्टक पूरा हो जाए। बिल्कुल। तो क्या ये साझेदारी हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन की ही होती है? नहीं, ये जरूरत पर निर्भर करता है। जब दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो उसे एकल बंध या सिंगल बॉन्ड कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन अणु H-H में। एक हाथ मिलाने जैसा। कह सकते हैं। जब दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो उसे द्विबंध या डबल बॉन्ड कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन अणु O=O में। इसे आप दोनों हाथ मिलाना समझ सकते हैं। और 3-3 भी होता होगा? हाँ, जब दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो उसे त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन अणु N=N में होता है। और ये सबसे मजबूत साझेदारी है। तो क्या ये लेन देन और साझेदारी का मामला एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है? या तो पूरा ट्रांसफर होगा या बराबर की साझेदारी? यही मामला और दिलचस्प हो जाता है। असल में ये एक स्पेक्ट्रम जैसा है। स्पेक्ट्रम? हाँ, कुछ परमाणु दूसरों से ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं,
इस खिंचाव की ताकत को विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति है। बिल्कुल। जब दो परमाणुओं की इस शक्ति में बहुत ज्यादा अंतर होता है तो ज्यादा शक्तिशाली परमाणु दूसरे से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह छीन लेता है। ये हुआ आयोनिक बंधन। और जब शक्ति बराबर हो? जब दोनों की शक्ति लगभग बराबर होती है तो वे बराबरी की साझेदारी करते हैं। ये है शुद्ध सहसंयोजक बंधन, जैसे H2O या O2 में। और अगर अंतर बीच का हो तो न बहुत ज्यादा न बिल्कुल बराबर। तब होती है असमान साझेदारी। साझा किए गए इलेक्ट्रॉन ज्यादा शक्तिशाली परमाणु की तरफ ज्यादा समय बिताते हैं। इससे उस परमाणु पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे ही ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पानी H2O इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो साझा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच कर रखता है। और इसी गुण की वजह से पानी इतना खास है ना, जिसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। एकदम सही। पानी के अणु का एक सिरा हल्का नेगेटिव और दूसरा हल्का पॉजिटिव होने के कारण वो एक छोटे चुंबक की तरह काम करता है। यही वजह है कि वो नमक जैसे आयोनिक यौगिकों के प्लस और माइनस आयनों को खींचकर अलग कर सकता है और उन्हें अपने में घोल लेता है। अगर पानी ध्रुवीय नहीं होता तो हमारे शरीर में जीवन के लिए जरूरी अनगिनत रासायनिक क्रियाएं संभव ही नहीं होती। वाह, ये तो सच में एक गहरी बात है। चलिए अब इस सारी जानकारी को व्यवहारिक रूप देते हैं। हम किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिख सकते हैं? हमें कैसे पता कि मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर MgCl2 ही बनाएंगे? MgCl या MgCl3 क्यों नहीं? इसके लिए एक बहुत ही सरल और प्रभावी विधि है जिसे क्रिस क्रॉस विधि कहते हैं। स्कूल में बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। क्रिस क्रॉस विधि, चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये कैसे काम करती है? इसके 3 आसान चरण है। पहला, जिन तत्वों से यौगिक बन रहा है उनके प्रतीक अगल बगल लिखिए। ठीक है। दूसरा, हर प्रतीक के नीचे उसकी संयोजकता का सिर्फ नंबर लिखिए, प्लस या माइनस का निशान नहीं। सिर्फ नंबर? हाँ। और तीसरा और अंतिम कदम, दोनों की संयोजकता को क्रॉस करके यानी अदल बदल कर दूसरे तत्व के पैरों में लिख दीजिए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनेगा? ठीक है। प्रत्येक H और Cl, संयोजकता H के नीचे 1 और Cl के नीचे भी 1। अब क्रिस क्रॉस करें। H की संयोजकता Cl को और Cl की संयोजकता H को। हाँ, तो ये बना H1Cl1 और चूंकि हम एक को लिखते नहीं हैं तो सूत्र बन गया HCl। ये तो बहुत आसान था। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बनाते हैं। प्रतीक है Mg और Cl। मैग्नीशियम की संयोजकता है 2, क्लोरीन की है 1। अब आप क्रिस क्रॉस कीजिए। ठीक है। Mg की संयोजकता 2 Cl के पैरों में जाएगी और Cl की संयोजकता 1 Mg के पैरों में, तो ये बना Mg1Cl2। और अंतिम सूत्र MgCl2। अब समझ आया। हर एक Mg आयन जिसकी संयोजकता +2 है को संतुलित करने के लिए 2 Cl आयन चाहिए जिनकी संयोजकता -1 है। बिल्कुल। एक और उदाहरण लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रतीक हैं Al और O। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की 2। अब क्रिस क्रॉस कीजिए। Al को मिलेगी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और O को मिलेगी एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, तो सूत्र बना Al2O3। ये विधि तो सच में बहुत काम की है। हाँ, ज्यादातर सरल यौगिकों के लिए ये काम करती है। मतलब इसके भी अपवाद हैं। रसायन विज्ञान अपवादों से भरा है। खास तौर पर संक्रमण धातुएं जैसे लोहा या तांबा, वे एक से ज्यादा संयोजकता दिखा सकते हैं। लोहा कभी +2 दिखाता है तो कभी +3। अच्छा। ऐसे मामलों में हमें बताना पड़ता है कि हम किस वाले लोहे की बात कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी यौगिकों के लिए ये क्रिस क्रॉस विधि एक अचूक तरीका है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो आयनिक और सहसंयोजक बंधनों में मुख्य अंतर क्या हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? 4 मुख्य अंतर हैं। पहला, निर्माण का तरीका। आयनिक में इलेक्ट्रॉनों का पूरा ट्रांसफर, सहसंयोजक में साझेदारी। ठीक है। दूसरा, भागीदार। आयनिक आमतौर पर धातु और अधातु के बीच, सहसंयोजक 2 अधातुओं के बीच। तीसरा, भौतिक गुण। आयनिक यौगिक कठोर, भंगुर, ठोस होते हैं जैसे नमक। सहसंयोजक यौगिक ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकते हैं जैसे मोम या पानी। और चौथा, चालकता। हाँ, चालकता। आयनिक यौगिक पिघली हुई अवस्था में या घोल में बिजली के सुचालक होते हैं, जबकि सहसंयोजक ज्यादातर कुचालक होते हैं। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर, अम्ल, क्षार और लवण। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। बिल्कुल। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में है क्या, इनकी असली ताकत किस बात पर निर्भर करती है, और कैसे ये अदृश्य केमिकल रिएक्शंस हमारी दुनिया को चलाते हैं, है ना? हाँ, हमारे पेट में मौजूद एसिड से लेकर टूटी हड्डियों पर लगने वाले प्लास्टर तक। बिल्कुल। तो चलिए इन रोजमर्रा की चीजों के पीछे की केमिस्ट्री को समझते हैं। सबसे पहले एक अम्ल या क्षार होता क्या है? मुझे याद है स्कूल में पढ़ा था कि अम्ल वो है जो पानी में हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है, और क्षार वो जो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देता है। हाँ, ये अरीनियस का सिद्धांत है ना। काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। कई मामलों में ये बिल्कुल सही काम करता है, जैसे हमारे पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अच्छा। पानी के संपर्क में आते ही ये तुरंत H+ आयन छोड़ देता है,
ये हुई आर्हेनियस की परिभाषा। हम्म। लेकिन फिर वैज्ञानिकों के सामने एक पहेली आई, अमोनिया गैस NH3। अमोनिया। हाँ, उसमें तो OH- आयन होता ही नहीं, फिर भी वो एसिड को बेअसर कर देती है और बिल्कुल एक क्षार जैसा बर्ताव करती है। ओह, तो यहाँ आकर अरेनियस की परिभाषा काम नहीं आई, वो अमोनिया को क्षार साबित नहीं कर पाई। बिल्कुल, और इसी पहेली को सुलझाने के लिए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने एक नया ज्यादा बेहतर आइडिया दिया। क्या था वो? उन्होंने पानी पर निर्भरता हटा दी और कहा चलो सिर्फ प्रोटॉन के लेन देन को देखते हैं। प्रोटॉन? हाँ, एक हाइड्रोजन आयन H+ असल में सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो है। तो उन्होंने कहा कि अम्ल वो है जो प्रोटॉन देता है और क्षार वो है जो प्रोटॉन लेता है। अच्छा, डोनर और एक्सेप्टर। बिल्कुल। तो इस नजरिए से जब अमोनिया पानी में घुलता है तो वो पानी से एक प्रोटॉन चुरा लेता है और अमोनियम आयन NH4+ बन जाता है। सही पकड़ा। क्योंकि उसने प्रोटॉन लिया है इसलिए वो एक क्षार है। वाह, ये तो बहुत चालाकी से उस समस्या को हल कर दिया। सही कहा, इसने परिभाषा का दायरा बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन विज्ञान यहीं नहीं रुका। एक और परिभाषा है? हाँ, एक तीसरी परिभाषा भी है, लुईस सिद्धांत, जो प्रोटॉन से भी एक कदम आगे जाकर इलेक्ट्रॉनों की बात करती है। एक मिनट, ये तो बहुत अलग लग रहा है। अब तक हम हाइड्रोजन या प्रोटॉन की बात कर रहे थे, अब अचानक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी कहां से आ गई? इसकी जरूरत उन केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए पड़ी जहां प्रोटॉन का कोई लेन देन होता ही नहीं। अच्छा। लुईस ने कहा कि असली खेल इलेक्ट्रॉनों का है। लुईस एसिड वो है जो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है, जैसे BF3? हाँ, और लुईस बेस वो है जो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी दान करता है, जैसे कि हमारा वही पुराना दोस्त अमोनिया। तो ये सबसे व्यापक परिभाषा हुई। बिल्कुल। तो ये एक के बाद एक परितोषी गई परिभाषाएं। आर्हेनियस से शुरू होकर ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने उसे सुधारा और फिर लुईस ने उसे और भी व्यापक बना दिया। एकदम सही। ठीक है, एक और चीज है जो हमेशा कंफ्यूज करती है। एक लाइन मैंने पढ़ी, सभी अल्कली क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार अल्कली नहीं होते। हाँ। ये किसी पहेली जैसा लगता है। हाँ, ये क्लासिक केमिस्ट्री पहेली है, लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है। बताइए। क्षार या बेस एक बड़ा ग्रुप है। कोई भी चीज जो अम्ल को बेअसर कर दे वो क्षार है। ओके। अब इस बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा खास ग्रुप है जिसे अल्कली कहते हैं। और उस खास ग्रुप की खासियत क्या है? बस एक ही खासियत है, पानी में घुलना। अल्कली वो क्षार होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, बस। अच्छा, तो अगर कोई क्षार पानी में घुल जाए तो वो अल्कली भी कहलाएगा। अब समझ आया। बिल्कुल। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक क्षार भी है और एक अल्कली भी, क्योंकि ये पानी में आसानी से घुल जाता है। लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 वो एक क्षार तो है, पर ये अल्कली नहीं है क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता। तो अल्कली शब्द बस घुलनशीलता से जुड़ा है। सही। अब ये पहेली सुलझ गई। यहाँ एक और कमाल की बात है, ऐसा नहीं है कि आपने कितना ज्यादा एसिड पानी में घोला उससे वो ताकतवर हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली ताकत इस बात में है कि उसके मॉलिक्यूल पानी में जाकर कितनी आसानी से टूटते हैं। इसे वियोजन या डिसोसिएशन कहते हैं। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा फर्क है। सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि 1 लीटर पानी में आपने एसिड की कितनी मात्रा घोली है। लेकिन ताकत का मतलब है कि घोलने के बाद उस एसिड के कितने अणु आयनों में टूट गए। तो एक प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में यही फर्क है कि कौन कितनी आसानी से टूटता है। एकदम सही। एक प्रबल अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में जाते ही लगभग 100% टूट जाता है। 100%? हाँ, उसके सारे अणु H+ और Cl- आयनों में बदल जाते हैं। क्योंकि वहां इतने सारे फ्री आयन होते हैं, वो घोल बिजली का बहुत अच्छा सुचालक बन जाता है और बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। बिल्कुल। और दुर्बल अम्ल जैसे सिरके में मिलने वाला एसिटिक एसिड या नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड, ये बेचारे शर्मीले होते हैं। एसिटिक एसिड पानी में जाने के बाद बहुत कम टूटता है। कितना कम? शायद 100 में से सिर्फ 1 या 2 अणु ही आयनों में बदलें, बाकी सब अणु के रूप में ही रहते हैं। इसीलिए इसमें कम आयन होते हैं, ये बिजली का कम सुचालक होता है और धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है। अच्छा, तो एक एसिड कितने H+ आयन दे सकता है, ये उसकी बनावट हुई? जैसे H2SO4 2 आयन दे सकता है। हाँ, उसे उसकी क्षारकता या बेसिसिटी कहते हैं। और वो कितनी आसानी से देता है, ये उसकी ताकत हुई। पर इन सब चीजों को मापने का कोई आसान तरीका है? मतलब यहीं से pH स्केल की बात शुरू होती है ना? बिल्कुल। pH स्केल इसी काम के लिए बनाया गया एक शानदार टूल है। pH का मतलब है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस? हाँ, पोटेंस एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति या पावर। तो pH स्केल असल में किसी घोल में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को मापता है। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। 7 को न्यूट्रल यानी उदासीन माना जाता है, जैसे शुद्ध पानी। हाँ, 7 से कम pH का मतलब है कि घोल अम्लीय है और pH जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। जैसे पेट के एसिड का pH 1-2 के करीब होता है। सही। और 7 से ज्यादा pH का मतलब है कि घोल क्षारीय या एल्कलाइन है। pH जितना ज्यादा होगा क्षार उतना ही प्रबल होगा। और हम इसका पता कैसे लगाते हैं? लिटमस पेपर तो सबको याद है, अम्ल में लाल, क्षार में नीला। हाँ, पर कुछ और भी दिलचस्प सूचक यानी इंडिकेटर्स हैं। केमिस्ट्री लैब में फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज बहुत इस्तेमाल होते हैं। फिनोफ्थलीन? हाँ, वो क्षार में जाते ही जादू की तरह गुलाबी रंग का हो जाता है और अम्ल में रंगहीन रहता है। अच्छा। हल्दी एक बेहतरीन प्राकृतिक सूचक है। अगर कभी आपके कपड़ों पर करी का पीला दाग लगा हो और आप उसे धोने के लिए साबुन रगड़ें तो वो दाग लाल भूरा हो जाता है? बिल्कुल। हाँ, ऐसा होता है। मुझे लगता था कि दाग पक्का हो रहा है। नहीं, वो बस केमिस्ट्री का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है।
साबुन क्षारीय होता है और हल्दी क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग पीले से लाल भूरा कर लेती है। तो अगली बार ऐसा हो तो घबराइएगा नहीं, आप बस पीएच टेस्ट कर रहे हैं। कमाल है। तो जब एक अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वो एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं और लवण यानी सॉल्ट और पानी बनाते हैं। हाँ चलिए अब कुछ आम लवणों की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। अब हम इसके व्यवहारिक उपयोगों पर आते हैं। लिस्ट में सबसे पहले है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसके बिना हमारा खाना अधूरा है। प्रिजर्वेटिव भी है। इसके बाद है कास्टिक सोडा NaOH। इसे बनाने की प्रक्रिया को क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। ये नाम क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया के उत्पादों के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। क्लोर मतलब क्लोरीन गैस और एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा। इसमें नमक के गाढ़े घोल से बिजली गुजारी जाती है और हमें 3 बहुत काम की चीजें मिलती हैं। और कास्टिक सोडा साबुन, डिटर्जेंट और कागज बनाने में इस्तेमाल होता है। हाँ, तो मतलब जो कागज हम इस्तेमाल करते हैं उसे बनाने में भी कास्टिक सोडा का हाथ है। और ब्लीचिंग पाउडर, इसकी गंध तो स्विमिंग पूल जैसी होती है। हाँ बिल्कुल। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक है। इसीलिए इसका इस्तेमाल पीने के पानी को साफ करने से लेकर स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्ट करने तक में होता है। अगला है बेकिंग सोडा NaHCO3, जो हर किचन की कहानी है। मुझे हमेशा लगता था कि ये बस केक को फुलाता है, पर ये होता कैसे? जैसे ही आप बैटर को ओवन में रखते हैं और वो गर्म होता है, बेकिंग सोडा टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अच्छा, CO2 गैस। हाँ, ये गैस बाहर निकलना चाहती है लेकिन आटे के चिपचिपे स्ट्रक्चर में फंस जाती है और इसी धक्के से केक ऊपर उठता है, हल्का और स्पंजी बनता है। वाह। और ये एंटासिड का काम भी करता है, मतलब पेट की जलन में भी यही चीज काम आती है। हाँ, क्योंकि ये एक हल्का क्षार है। पेट में जब एसिड ज्यादा हो जाता है तो बेकिंग सोडा उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। एक ही चीज दो बिल्कुल अलग काम। बिल्कुल। और वॉशिंग सोडा, इसके फॉर्मूले में पानी के 10 अणु क्यों हैं? Na2CO3.10H2O। इसे क्रिस्टलीकरण का पानी कहते हैं। इसका मतलब है कि वॉशिंग सोडा के हर एक अणु के साथ पानी के 10 अणु उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कसकर जुड़े होते हैं। अच्छा। इसका मुख्य काम है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करना, जिससे कपड़े बेहतर तरीके से साफ होते हैं। एक मिनट, मैंने यहाँ कुछ और भी अजीब देखा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, आधा H2O। हाँ, आधा पानी का मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में इसका मतलब ये नहीं है कि पानी का अणु आधा टूट गया है। तो फिर इसका मतलब है कि कैल्शियम सल्फेट के 2 अणुओं के बीच पानी का सिर्फ एक अणु शेयर हो रहा है, तो प्रति अणु ये आधा हिस्सा हुआ। अच्छा, तो ये बस एक अनुपात है। और डॉक्टर टूटी हड्डियों पर जो प्लास्टर चढ़ाते हैं वो यही होता है? हाँ वही है। ये एक सफेद पाउडर होता है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये फिर से जिप्सम बनकर एक कठोर पदार्थ में बदल जाता है। लेकिन इसे बनाने में तापमान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर गर्म कर दिया तो ये डेड बर्न प्लास्टर बन जाता है। डेड बर्न प्लास्टर, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि वो अपने जमने की क्षमता पूरी तरह खो चुका है। फिर आप उसमें कितना भी पानी मिलाएं, वो दोबारा कभी नहीं जमेगा। ये तो अविश्वसनीय है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी गहराई तक घुली हुई है। बिल्कुल। चींटी के काटने पर जो जलन होती है वो भी तो एक एसिड की वजह से होती है। हाँ, उसमें मेथेनोइक एसिड होता है जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। और सिर्फ वही नहीं, हमारे खाने में भी एसिड भरे पड़े हैं। जैसे सिरके में एसिटिक एसिड, संतरे नींबू में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड। और एक एक्वा रेजिया या शाही जल का भी जिक्र है। ये सोने को भी घोल सकता है। ये वाकई एक शाही जल है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3.1 के अनुपात में एक ताज़ा बना हुआ मिश्रण होता है। और ये सोने को भी घोल सकता है? हाँ, अकेला कोई भी एसिड सोने पर असर नहीं कर सकता, लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो वे इतने ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं कि सोने को भी घोल सकते हैं। और दूसरी तरफ क्षारों का इस्तेमाल हम एसिडिटी दूर करने के लिए करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बिल्कुल। अपच या एसिडिटी होने पर हम जो एंटासिड लेते हैं वो असल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक हल्का क्षार ही होता है। और टूथपेस्ट भी तो क्षारी होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो ये बैक्टीरिया उस चीनी को एसिड में बदल देते हैं। और यही एसिड हमारे दांतों की इनामल को खराब करता है। बिल्कुल, जिससे कैविटी होती है। टूथपेस्ट क्षारीय होने की वजह से उस एसिड को बेअसर कर देता है और हमारे दांतों की सड़न से रक्षा करता है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के 2 सबसे बड़े किरदारों की, धातु और अधातु। मतलब एक तरफ है चमकदार मजबूत हीरो यानी मेटल्स, और दूसरी तरफ है वो जो हर रूप में मिलते हैं, कभी गैस कभी भंगुर, लेकिन छुपे रुस्तम होते हैं, यानी नॉन मेटल्स। तो आज हम देखेंगे कि इनकी ये दोस्ती और दुश्मनी हमारी दुनिया को चलाती कैसे है। और हमारा मिशन होगा कि हम सिर्फ नियम न जाने बल्कि उन अपवादों मतलब एक्सेप्शंस पर खास ध्यान दें जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल बनते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज हम इनकी भारी पहचान से लेकर इनके केमिकल बर्ताव तक और इनकी अपनी एक पावर रैंकिंग से लेकर इनकी असली दुनिया के इस्तेमाल तक हर पहलू को गहराई से समझेंगे। और जैसा कि आपने कहा, हमारा फोकस उन ट्विस्ट पर होगा जो इन्हें इतना दिलचस्प बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी पहचान से ही शुरू करते हैं, इनके भौतिक गुण। पहली नजर में तो लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन यहीं पर पहला ट्विस्ट आता है ना? वो एक द्रव है। एक मिनट, लेकिन मैंने गैलियम और सीजियम के बारे में भी सुना है,
वो तो कहते हैं हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। गैलियम और सीजियम का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बस कमरे के तापमान से थोड़ा ही ज्यादा। तो हमारी हथेली की गर्मी पर वे पिघल जाते हैं। तकनीकी रूप से कमरे के तापमान पर वे ठोस ही माने जाते हैं, पर हाँ, ये इतने नरम है कि हाथ में रखते ही पिघल जाते हैं। अच्छा। और अगर हम अधातुओं की तरफ देखें तो वो ज्यादातर ठोस या गैस होते हैं, लेकिन उनके ग्रुप में भी एक लिक्विड मेंबर है, ब्रोमीन। तो दोनों तरफ एक एक लिक्विड एक्सेप्शन है। बिल्कुल, ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है। अब अगर हम इनके एक और गुण यानी चमक पर ध्यान दें, तो क्या वहां भी ऐसे ही अपवाद मिलते हैं? हम तो यही जानते हैं कि धातुएं चमकती हैं। हाँ, धातुओं में एक खास धात्विक चमक होती है, ये सही है। लेकिन अधातुओं में भी दो बड़े धोखेबाज हैं। पहला है आयोडीन, जो एक ठोस अधातु है पर उसमें क्रिस्टल जैसी चमक होती है। और दूसरा तो सुपरस्टार है, हीरा। हाँ, हीरा है तो वो कार्बन का ही एक रूप यानी एक अधातु, पर उसकी चमक के आगे तो बड़ी बड़ी धातुएं भी फीकी पड़ जाती हैं। और कठोरता मतलब हार्डनेस की बात करें तो हीरा तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, पर वो एक अधातु है। ये तो नियम का सबसे बड़ा उल्लंघन हुआ। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अपवाद है। ज्यादातर अधातु नर्म होते हैं, लेकिन हीरा अपनी खास बनावट की वजह से अविश्वसनीय रूप से कठोर होता है। और वहीं दूसरी तरफ धातुएं जो अपनी कठोरता के लिए जानी जाती हैं, उनमें भी कुछ बहुत मुलायम सदस्य हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, वो जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जी हाँ, आप उन्हें मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं। बड़े भारी शब्द लगते हैं, इनका मतलब क्या है? आघातवर्धिता यानी मैलिबिलिटी का मतलब है किसी चीज को पीट पीट कर उसकी पतली चादर बना देना, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल। अच्छा। सोना और चांदी इस मामले में चैंपियन है। और तन्यता यानी डक्टिलिटी का मतलब है उसे खींचकर पतले तार में बदल देना। अच्छा, यहीं पर वो हैरान करने वाला फैक्ट आता है ना कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब दिल्ली से नोएडा तक का तार सिर्फ 1 अंगूठी के सोने से? यह इसलिए संभव है क्योंकि धातुओं के परमाणु परतों में होते हैं जो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। जब आप उन्हें खींचते या पीटते हैं तो ये परतें बिना टूटे अपनी जगह बदल लेती हैं। अधातु भंगुर होते हैं, मतलब चोट लगते ही बिखर जाते हैं। और आखिरी भौतिक गुण चालकता मतलब कंडक्टिविटी, यहाँ भी कोई बड़ा सरप्राइज है क्या? यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरप्राइज है। नियम यह है कि सभी धातुएं ऊष्मा और बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं। चांदी सबसे बेस्ट है, उसके बाद तांबा आता है। इसीलिए हमारे बिजली के तार तांबे के होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि चांदी बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन अधातु जो हैं वो कुचालक होते हैं, सिवाय एक के। ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट, वही जो हमारी पेंसिल में होता है। ये बहुत दिलचस्प है कि ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन से बने हैं, पर एक सुचालक है और दूसरा कुचालक। जी हाँ, फर्क सिर्फ परमाणुओं की जमावट में है। हीरे में सभी इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं, इसलिए वो कुचालक है। लेकिन ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन की परतें आजादी से घूम सकती हैं, और यही घूमते हुए इलेक्ट्रॉन उसे बिजली का सुचालक बनाते हैं। वाह, तो ये तो हुई बात कि ये दिखते कैसे हैं, लेकिन असली पहचान तो व्यवहार से होती है ना? तो चलिए देखते हैं कि जब ये दूसरे तत्वों से मिलते हैं तो इनका असली रंग कैसे सामने आता है। बिल्कुल, और यहाँ इनके बीच का अंतर और भी साफ हो जाता है। जब धातुएं ऑक्सीजन से दोस्ती करती हैं तो वे आमतौर पर क्षारीय ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। और अधातु वो इसका उल्टा करते होंगे। एकदम सही, अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सल्फर जब जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब ये गैस पानी से मिलती है तो एसिड बनता है। यही अम्ल वर्षा का कारण भी है। तो क्या ये इतना सीधा है? धातु मतलब क्षारीय और अधातु मतलब अम्लीय, कोई बीच का रास्ता नहीं है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। यहीं पर एक एडवांस कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। कुछ धातु ऑक्साइड्स ऐसे डिप्लोमैट होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, माहौल देखकर अपना रंग बदल लेते हैं। जैसे कि? इसके सबसे अच्छे उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। ये तो दिलचस्प है। अब पानी के साथ इनके रिश्ते की बात करते हैं। क्या सभी धातुएं पानी देखते ही रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ धातुओं का पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। एक तरफ है सोडियम और पोटेशियम जो इतने ज्यादा अभिक्रियाशील हैं कि ठंडे पानी के संपर्क में आते ही धमाका कर देते हैं। आग भी लग जाती है ना? हाँ, इनमें इतनी गर्मी निकलती है कि निकलने वाली हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग लग जाती है। इसीलिए इन्हें केरोसिन में डुबो कर रखना पड़ता है। और दूसरी तरफ कौन है? बीच में आता है मैग्नीशियम जो थोड़ा नखरे वाला है। वो ठंडे पानी से नहीं, सिर्फ गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। फिर आते हैं एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक जो और भी ज्यादा डिमांडिंग है। उन्हें अभिक्रिया करने के लिए भाप यानी स्टीम चाहिए। और कुछ तो बिल्कुल ही शांत रहते होंगे। हाँ, सोना, चांदी, कॉपर और लेड जैसे शांत स्वभाव वाले धातु जिन पर पानी का कोई असर नहीं होता। और जब ये अम्ल यानी एसिड से मिलते हैं तब क्या होता है? यहाँ भी इनकी सक्रियता का ही खेल है। ज्यादातर धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अच्छा, वो पॉप साउंड वाली गैस। बिल्कुल, जब आप इसके पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो ये पॉप की आवाज के साथ जलती है। लेकिन जैसा आपने सोचा, सभी धातुएं ऐसा नहीं करती। सोना, चांदी, कॉपर जैसी धातुएं जो हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं, वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं ज्यादा सक्रिय, कम सक्रिय, इसका कोई पक्का पैमाना है? कोई रैंकिंग लिस्ट है इनकी? हाँ, बिल्कुल है, और ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज।
ये धातुओं की एक तरह की पावर रैंकिंग है जो उन्हें उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में रखती है। इसे याद रखने की वो मजेदार ट्रिक भी है ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है आगे आओ। बिल्कुल, इस लाइन के पहले अक्षर हमें धातुओं का क्रम बताते हैं। के से पोटेशियम सबसे ऊपर यानी सबसे शक्तिशाली, और Au यानी सोना सबसे नीचे सबसे कमजोर। सही। और इस श्रेणी का नियम बहुत सरल है, जो धातु सूची में ऊपर है वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के घोल से एक तरह से लात मारकर उसकी जगह खुद ले सकती है। इसका कोई क्लासिक उदाहरण जो हम आसानी से समझ सके? सबसे क्लासिक उदाहरण है लोहे की कील और कॉपर सल्फेट का घोल। कॉपर सल्फेट का घोल चमकीले नीले रंग का होता है। अब अगर आप सक्रियता श्रेणी देखें तो लोहा यानी Fe, कॉपर यानी Cu से ऊपर है, मतलब ज्यादा ताकतवर है। तो जब हम लोहे की कील को नीले घोल में डालेंगे तो लोहा कॉपर को हटा देगा। बिल्कुल। तो हमें दिखेगा क्या? आपको दो बड़े बदलाव दिखेंगे। पहला, घोल का नीला रंग धीरे धीरे हल्का हरा होने लगेगा क्योंकि अब वो आयरन सल्फेट का घोल बन गया है। और दूसरा, लोहे की कील के ऊपर तांबे की एक भूरी परत जम जाएगी क्योंकि बेचारा कॉपर घोल से बाहर निकलकर कील पर जमा हो गया है। बिल्कुल, एकदम सही। ये विस्थापन अभिक्रिया का एक सीधा सबूत है। लेकिन इस सक्रियता का एक नुकसान भी तो होगा। जो जितना एक्टिव होगा उसके लिए मुसीबतें भी उतनी ही ज्यादा होंगी। मैं संक्षारण यानी कोरोजन की बात कर रही हूँ। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। संक्षारण सक्रियता का ही एक डार्क साइड है। जब धातुएं अपने आसपास की चीजों जैसे हवा, नमी या एसिड के संपर्क में आती हैं तो वे धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसका सबसे आम उदाहरण तो लोहे में जंग लगना है। इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है? लोहे में जंग लगने के लिए दो दुश्मन जरूरी हैं, हवा खासकर ऑक्सीजन और नमी यानी पानी। अगर इन दोनों में से एक भी गायब हो तो जंग नहीं लगेगी। अच्छा, लेकिन सिर्फ लोहा ही इसका शिकार नहीं है। चांदी का काला पड़ना भी संक्षारण है और तांबे के बर्तनों पर जो हरी परत जम जाती है वो भी संक्षारण ही है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह। हाँ बिल्कुल, वो असल में तांबे की बनी है पर इसी कॉपर कार्बोनेट की हरी परत के कारण आज हरी दिखती है। तो सवाल उठता है, इसे रोके कैसे? हमारे पास इसके लिए कई स्मार्ट तरीके हैं, है ना? हाँ, कई तरीके हैं। सबसे आम है पेंट या तेल लगाना, लेकिन कुछ ज्यादा हाईटेक तरीके भी हैं, जैसे यशद लेपन मतलब गैलोनाइजेशन, जिसमें लोहे पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक बस एक कवर का काम करता है। उससे भी बढ़कर जिंक लोहे से ज्यादा सक्रिय है, तो अगर परत में खरोच आ भी जाए तो जिंक खुद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नष्ट हो जाता है, लेकिन लोहे को बचा लेता है। इसे बलिदानी सुरक्षा कहते हैं। वाह, मतलब जिंक लोहे के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। और दूसरा तरीका मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु बनाना मतलब एक धातु में दूसरी धातु या आधातु मिलाकर एक सुपर टीम बनाना। जैसे लोहे में जब थोड़ा क्रोमियम और निकल मिला दिया जाता है तो स्टेनलेस स्टील बनता है, जिस पर जंग नहीं लगता। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये धातुएं हमारी असल जिंदगी में कहाँ कहाँ काम आती हैं। लोहा और उसका मिश्र धातु स्टील तो हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ है। बड़े बड़े पुल, इमारतें, गाड़ियां सब स्टील से बनते हैं। और तांबा बिजली के तारों के अलावा और कहाँ? बिजली के तारों में तो इसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन इसकी मिश्र धातुएं भी बहुत काम की हैं। तांबे और जिंक को मिलाकर बनता है पीतल यानी ब्रास। मंदिरों की घंटियों में इस्तेमाल होता है। हाँ, क्योंकि इसका सुनहरा रंग और गूंज बहुत अच्छी होती है। और कांसा मतलब ब्रॉन्ज, जो तांबे और टिन का मिश्रण है, वो मूर्तियों और पदकों के लिए सदियों से इस्तेमाल होता रहा है। और एल्यूमिनियम, वो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। एल्यूमिनियम एक अद्भुत धातु है। ये लोहे की तरह मजबूत है पर वजन में बहुत हल्का। इसीलिए हवाई जहाज और स्पोर्ट्स कारों के पुर्जे बनाने के लिए ये पहली पसंद है। मैंने सुना है इसका एक बहुत ही अनोखा इस्तेमाल रेलवे पटरियों को जोड़ने में भी होता है। हाँ, उसे थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एल्यूमिनियम पाउडर को आयरन ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है। जब इस मिश्रण में आग लगाई जाती है तो इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि लोहा पिघल जाता है और इसी पिघले हुए लोहे से टूटी हुई रेलवे पटरियों को वेल्ड कर दिया जाता है। कमाल है। और अंत में सबसे कीमती धातु सोना। हम 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की बात सुनते हैं, इसमें क्या फर्क है? 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना होता है, लेकिन शुद्ध सोना बहुत नरम होता है। अगर आप 24 कैरेट सोने की अंगूठी पहनेंगी तो वो आसानी से मुड़ जाएगी। अच्छा, इसीलिए आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है 22 भाग सोना और 2 भाग कोई दूसरी धातु, जैसे तांबा या चांदी। ये मिलावट सोने को मजबूती देती है। तो आज हमने धातु और अधातु के बीच के प्रमुख अंतरों को समझा। हमने देखा कि फर्क सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि उनके रासायनिक व्यवहार में है, और असली खेल तो अपवादों में है। बिल्कुल, सक्रियता श्रेणी, उभयधर्मी ऑक्साइड और संक्षारण से बचने के तरीके, ये सब कॉन्सेप्ट्स परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ, चलिए तो फिर अगले अध्याय पर चलते हैं। आज हमारे सामने रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया का नक्शा है, पर इसे एक टेक्स्ट बुक की तरह नहीं बल्कि कह सकते हैं कि परमाणुओं की एक सोशल लाइफ की तरह देखते हैं। कुछ रिश्ते बनते हैं, कुछ टूटते हैं, कभी कोई ज्यादा ताकतवर आकर किसी की जगह ले लेता है और कभी कभी तो पार्टनर ही बदल जाते हैं। क्या बात है, ये नजरिया बिल्कुल सही है। और हमारा मिशन आज इन परमाणुओं के समाज के नियमों को समझना है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। संयोजन की सादगी से लेकर रेडॉक्स के गहरे लेन देन तक, और अंत में इन कहानियों को सही ढंग से लिखने की कला यानी समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। तो फिर सबसे बुनियादी सामाजिक व्यवहार से शुरू करते हैं। बनना और बिगड़ना मतलब संयोजन और वियोजन। एक में दोस्ती हो रही है, दूसरे में टूट रही है।
संयोजन तो मतलब सीधा लगता है, ए और बी मिलकर ए बी बन गए। पर एक दिलचस्प बात है, जब भी ये नए बंधन बनते हैं तो अक्सर गर्मी निकलती है। ऐसा क्यों होता है? इसे ऐसे सोचिए कि जब दो परमाणु एक ज्यादा स्थिर, ज्यादा आरामदायक रिश्ता बनाते हैं तो वे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा, अपना ड्रामा बाहर फेंक देते हैं। इसीलिए हमें वो गर्मी महसूस होती है। रसायन विज्ञान में इसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं। अच्छा, और इसके कुछ उदाहरण तो बहुत ही नाटकीय हैं। जैसे वो मैग्नीशियम रिबन वाला प्रयोग जिसे जलाते ही आंखों में चकाचौंध हो जाती है। बिल्कुल, वो तेज सफेद रोशनी दरअसल बंधन बनने से निकली हुई जबरदस्त ऊर्जा ही है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक बहुत ही स्थिर यौगिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। एक और उदाहरण है जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं, जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाया जाता है। हाँ, वो तो बर्तन इतना गर्म हो जाता है कि लगता है उबल रहा है। एग्जैक्टली, वो भी एक नए स्थिर रिश्ते के बनने का जश्न है। समझ गया। तो अगर रिश्ते बनाने में ऊर्जा निकलती है तो रिश्ते तोड़ने में तो यकीनन ऊर्जा लगानी पड़ती होगी, मतलब योजना, अभिक्रियाएं। ये तो एक हाई मेंटेनेंस रिश्ते की तरह हुआ जिसे बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश यानी ऊर्जा डालनी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहले से बने मजबूत बंधनों को तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा की जरूरत होती ही है। इसीलिए इन्हें ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक, ठीक है। और दिलचस्प बात यह है कि ये ऊर्जा हम 3 अलग-अलग तरीकों से दे सकते हैं। जैसे किसी चीज को तोड़ने के लिए हमारे पास हथौड़ा, छेनी या ड्रिल मशीन हो। अच्छा, तो ये 3 औजार कौन कौन से हैं? पहला और सबसे आम औजार है गर्मी। इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। सीमेंट उद्योग इसी पर चलता है। वो चूना पत्थर को भट्टी में गर्म करके चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं। मैंने जब पहली बार लैब में लेड नाइट्रेट को गर्म किया था तो उस टेस्ट ट्यूब से निकलती भूरी गैस देखकर मैं सच में चौंक गई थी। ये उन अभिक्रियाओं में से है जिन्हें आप अपनी आंखों से घटते हुए देखते हैं। और दूसरा तरीका है बिजली का झटका देना, जिसे वैद्युत वियोजन कहते हैं। पानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, पानी बहुत स्थिर होता है। आप उसे कितना भी गर्म कर लें वो भाप बन जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसमें से बिजली गुजारते हैं वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और क्योंकि पानी का फॉर्मूला H2O है तो हमेशा हाइड्रोजन के 2 हिस्से निकलते हैं और ऑक्सीजन का 1। बिल्कुल साफ हिसाब, कोई गड़बड़ नहीं। और तीसरा तरीका तो मुझे सबसे जादुई लगता है, रोशनी। हाँ, प्रकाशीय वियोजन। पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इसी जादू पर काम करती थी। सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी पड़ते ही चांदी और क्लोरीन में टूट जाता था और वो स्लेटी हो जाता था। सही, और उस स्लेटी रंग की चांदी से ही हमारी तस्वीरें बनती थीं। यह दिखाता है कि ऊर्जा चाहे किसी भी रूप में हो, परमाणुओं के समाज को बदलने की ताकत रखती है। तो अभी तक हमने देखा कि अणु या तो एक टीम बनाते हैं या टूटकर अलग हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। ज्यादा दिलचस्प कहानियां तो तब शुरू होती हैं जब अदला बदली का खेल शुरू होता है ना? बिल्कुल। और इस अदला बदली के खेल में पहला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। इसे आप स्कूल के प्लेग्राउंड की तरह समझिए। एक ज्यादा ताकतवर बच्चा आता है और कमजोर बच्चे को झूले से हटाकर खुद बैठ जाता है। ए आता है, बी सी के पास से बी को हटाता है और खुद सी के साथ AC बना लेता है। एक मिनट, तो इस खेल में कौन ताकतवर है और कौन कमजोर, ये कैसे तय होता है? इसका कोई नियम कानून है? हाँ, और उस नियम की किताब का नाम है सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ये धातुओं की कह सकते हैं पावर रैंकिंग है। जो धातु इस लिस्ट में जितना ऊपर है वो उतना ही ताकतवर है और अपने से नीचे वाली किसी भी धातु को उसके घर से निकाल सकता है। अच्छा, तो इसका एक टेस्ट करते हैं। इस लिस्ट में जिंक कॉपर से ऊपर है, तो अगर हम जिंक को कॉपर के घर यानी कॉपर सल्फेट के नीले घोल में भेजें तो क्या वो सच में कॉपर को बाहर निकालकर खुद सल्फेट के साथ बैठ जाएगा? असल में ये दिखेगा कैसे? ये नजारा देखने लायक होता है। जैसे ही आप जिंक की कील उस नीले घोल में डालते हैं, कुछ ही देर में घोल का नीला रंग हल्का होने लगता है और धीरे धीरे रंगहीन हो जाता है। और जिंक की कील पर? उस पर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। यही वही बेचारा कॉपर है जिसे उसके घर से निकाल दिया गया है। जिंक ने उसकी जगह ले ली है। वाह। और अगर इसका उल्टा करें, अगर कमजोर बच्चा यानी कॉपर ताकतवर बच्चा यानी आयरन को चुनौती दे, कॉपर का तार आयरन सल्फेट के घोल में डालें तो कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं? बिल्कुल सन्नाटा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि नियम तो नियम है। कम प्रतिक्रियाशील धातु ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु को नहीं हटा सकती। ये इस खेल का अटल नियम है। ठीक है, ये तो हुई एक तरफा दादागिरी। लेकिन क्या होता है जब दो जोड़े आपस में पार्टनर बदल लें, जिसे द्विविस्थापन कहते हैं? AB और CD मिलकर AD और CB बना लेते हैं। ये एक तरह का म्यूजिकल चेयर जैसा है जहां आयन अपने पार्टनर बदल लेते हैं और इस अदला बदली के 2 बहुत दिलचस्प नतीजे निकलते हैं। अच्छा। पहला, कभी-कभी नए बने जोड़े एक दूसरे के लिए इतने परफेक्ट होते हैं कि वो एक ठोस रूप ले लेते हैं और घोल में से बाहर हो जाते हैं। इसे अवक्षेपण कहते हैं। जैसे आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के 2 साफ घोलों को मिलाएं और पलक झपकते ही एक सफेद चीज बन जाती है। हाँ, एक सफेद दही जैसा ठोस बन जाता है। ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप है। और दूसरा नतीजा? असर को खत्म कर देते हैं। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल। और नतीजा होता है लवण और पानी। जब पेट में एसिडिटी होती है और हम कोई एंटासिड लेते हैं तो हम असल में अपने पेट में यही उदासीनीकरण अभिक्रिया करवा रहे होते हैं। वाह, तो ये सब जो अदला बदली बनना टूटना चल रहा है, इन सब के पीछे क्या कोई और भी गहरा लेन देन चल रहा है? कोई ऐसी करेंसी जो हमें दिख नहीं रही, जैसे कि इलेक्ट्रॉन? आपने नब्ज पकड़ ली। अब हम आते हैं रसायन विज्ञान के सबसे मौलिक लेन देन पर, ऑक्सीकरण और अपचयन।
जिन्हें मिलाकर कहते हैं रेडॉक्स। ये नाम ही बताता है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है और हटना अपचयन, लेकिन ये परिभाषा तो तभी काम करेगी जब ऑक्सीजन मौजूद हो। सही बात, वो पुरानी पारंपरिक परिभाषा है। असली खेल इलेक्ट्रॉनों का है और इसे याद रखने का एक बहुत मजेदार तरीका है OIL रिग। OIL रिग। हाँ, OIL यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है, और RIG यानी रिडक्शन इज गेन, अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का फायदा होता है। OIL रिग। अच्छा, मतलब ऑक्सीकरण में कोई चीज अपने इलेक्ट्रॉन हार देती है और अपचयन में कोई चीज इलेक्ट्रॉन जीत लेती है। ये तो इलेक्ट्रॉनों का एक जीरो सम गेम हुआ, जहां एक का नुकसान दूसरे का फायदा है। बिल्कुल, इसे एक ग्राहक और दुकानदार के रिश्ते की तरह देखिए। जो इलेक्ट्रॉन देता है यानी जिसका नुकसान होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है यानी जिसे फायदा होता है, उसका अपचयन होता है। चलिए इसे एक उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। जब गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस डाली जाती है तो कॉपर और पानी बनता है, CuO + H2O, Cu + H2O। यहाँ ग्राहक कौन है और दुकानदार कौन? आइए देखते हैं। हाइड्रोजन को देखिए, अभिक्रिया के बाद वो पानी H2O बन गया। हाँ, मतलब उसने ऑक्सीजन खरीद ली। सही, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, और क्योंकि उसने ये ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से खरीदी, तो हाइड्रोजन हुआ हमारा ग्राहक यानी अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, और कॉपर ऑक्साइड? उसने अपनी ऑक्सीजन बेच दी और सिर्फ कॉपर बचा। सही, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, उसका रिडक्शन हुआ, और क्योंकि उसने अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बेची, तो वो बना दुकानदार यानी उपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कमाल है, मतलब जो उपचयित हुआ वो अपचायक है और जो अपचयित हुआ वो उपचायक है। ये लेन देन हमेशा साथ साथ चलता है। ठीक है, तो हमने परमाणुओं के समाज के सारे नाटक देख लिए, बनना, टूटना, अदला बदली और इलेक्ट्रॉनों का ये गुप्त लेन देन। लेकिन अगर रसायन विज्ञान एक सटीक विज्ञान है तो इन सब कहानियों का हिसाब किताबी तो बराबर होना चाहिए। आप यूं ही परमाणुओं को बनाया मिटा तो नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है। ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में हिसाब हमेशा बराबर रहता है। जितने परमाणु अभिक्रिया शुरू करते हैं, उतने भी परमाणु अंत में भी होने चाहिए, बस उनकी व्यवस्था बदल जाती है। और इसी हिसाब किताब को बराबर करने को हम समीकरण संतुलित करना कहते हैं। हाँ, बैलेंसिंग द इक्वेशन। इसका सबसे आम तरीका तो वो हिट एंड ट्रायल वाला है, जिसमें हम अंदाजा लगाते हैं। जैसे ये समीकरण है, Fe + H2O goes to Fe3O4 + H2। ये तो पूरी तरह से असंतुलित है, इसे कैसे सुलझाएं? इसे एक पहेली की तरह देखिए। नियम ये है कि सबसे जटिल टुकड़े से शुरू करें, जो यहाँ Fe3O4 है। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि दाईं तरफ 3 आयरन और 4 ऑक्सीजन चाहिए। तो चलो बाईं तरफ Fe के आगे 3 और H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अब समीकरण दिखता है 3Fe + 4H2O goes to Fe3O4 + H2। ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन का हिसाब तो बराबर हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन का संतुलन बिगड़ गया। बाईं तरफ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए और दाईं तरफ सिर्फ 2 हैं। कोई बात नहीं, अब इस आखिरी टुकड़े को ठीक करते हैं। बाईं ओर 8 हाइड्रोजन है, तो दाईं ओर भी 8 चाहिए। तो दाईं ओर H2O के आगे 4 लगा देते हैं। और हमारी पहेली सुलझ गई। संतुलित समीकरण है 3Fe + 4H2O, तीर चिन्ह बनाइए, Fe3O4 + 4H2O। अब आप जांच सकते हैं, दोनों तरफ हर चीज का हिसाब बराबर है। ये तो काम करता है, पर अगर पहेली बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो तब तो अंदाजा लगाना एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। क्या इसका कोई चीट कोड है? चीट कोड